इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन किस तरह लिखते हैं? एक मिनट, लेट मी शो यू वन एग्जांपल। सो पेपर 3, ठीक है ना, हम किसी भी उसमें जाएंगे इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन के अंदर। और ठीक है ना, अगर बेसिकली तुम्हें कोई आइडिया लेना हो, ठीक है, 2018 के पेपर के अंदर जाना, क्योंकि 2018 का पेपर पहली दफा निकला था, फॉर्मेट किसी को पता भी नहीं था, तो उसके अंदर जो मार्किंग स्कीम होता है बहुत डिटेल होता है। 1920 इतना ज़्यादा डिटेल नहीं मतलब। सो कहाँ पे थे, कौन सा हम या ऑर्गेनाइजेशन का वाला, 8A 8B या। ऑलराइट, सो बेसिकली मोटिवेटर्स एट वर्क, ये हमारा दूसरा वो सेक्शन है, ठीक है ना। तो या तो फर्स्ट लोग यहाँ पे जो है नीड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन लिखा हुआ है इसकी जगह, राइट। तो बेसिकली वो चाहते क्या है कि वन ऑफ द इश्यूज दैट यू शुड डिस्कस द रिडक्शन, इन्होंने मेंशन कर दिया, राइट। सो मार्किंग स्कीम का क्या होता है, जो कंपलसरी पॉइंट होता है ना, ये रिडक्शन जो मेंशन किया, वो सबसे पहले डिस्कस कर देते हैं। और सो लेट्स सी इन्होंने रिडक्शन का पॉइंट किस तरह लिखा हुआ है, राइट। अच्छा, जो कंटेंट अभी हम पढ़ेंगे वो तुम्हें अभी तो समझ में नहीं आएगा, बट हम उसको रिप्लेस कर देंगे विद द कंटेंट दैट वी हैव स्टडीड। तो रिडक्शनिस्ट का मतलब है, इस either going to be reductionist or holistic. So for example, the theory about intrinsic लिखा हो, तुम यहाँ पे मैस्लो कर दोगे, is somewhat holistic. तो क्या, ठीक है ना। अच्छा, तो क्लैरिफाई करने के बाद का सबसे पहले मैस्लो की थ्योरी किस साइड पर जा रही है, रिडक्शनिस्ट होलिस्टिक, इसने बता दी भाई होलिस्टिक है, ठीक है, जबरदस्त। अब दूसरा स्टेप फॉर आंसरिंग इसके, ठीक है, व्हेन यू से मैस्लो होलिस्टिक यू हैव टू टेल मी द रीजन व्हाई डू यू बिलीव दैट। तो उसने बोला कि एज इट बिलीव्स दैट डिफरेंट थिंग्स डू मोटिवेट पीपल, जिस तरह तुमने बताया कि as Maslow states that, as Maslow mentions many different types of needs in the hierarchy, ठीक है ना, 5 तुमने नीड के नाम बता दिया, ठीक है ना। तो तुमने बोला hence it consists, या it क्या कहते हैं, caters to many different type of need that the person may encounter, ठीक है ना, hence it is holistic, तुमने रीजन बता दिया, ठीक है। तो basically in any case evaluation, ठीक है ना, तुम थ्योरी का नाम होता है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल मी कि ये रिडक्शनिज्म है और होलिज्म है, स्टेप 1, ठीक है ना, यू हैव टू क्लैरिफाई दैट। जब ये कर दोगे फिर तुम स्टेप 2 के अंदर आ गए, द रीजन व्हाई डू यू थिंक इट इज आइदर रिडक्शनिज्म और होलिज्म, ठीक है ना, ये 2 मार्क का समझ लो। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें दूसरा मार्क मिलता है। हाँ बोलो। इसमें जैसे रिडक्शनिस्ट है या होलिस्टिक है, आप इसमें सिर्फ इतना स्टेट करने का भी मार्क्स है, मतलब आपने, क्योंकि आप कुछ भी लिख दो, रिडक्शनिस्ट लिखो या होलिस्टिक लिखो, दोनों सही हैं, क्योंकि ये तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं ना किस व्यू से आप उसको देख रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें मतलब आप होलिस्टिक लिखो या रिडक्शनिस्ट लिखो, आप कुछ भी लिख दो, उसका मार्क्स है। Yeah, but if you don't write this reason, तो पहले चीज की मार्क्स नहीं मिलेंगे। तुम्हें रीजन सही बताना लाजमी होता है। तुमने यहाँ पे रिडक्शन लिखा, लेकिन तुमने रीजन इस तरह दिया कि होलिस्टिक को सपोर्ट करता, पूरा फिर गलत हो जाएगा। तो जिस तरह लेट्स लुक एट योर आंसर, तुमने क्या किया है, तुमने मैस्लो के तो पूरा किया हुआ यही किया हुआ है। मैस्लो इज डिटरमिनिस्टिक, भाई तुमने बता दिया भाई डिटरमिनिस्टिक है, ठीक है। अब क्यों है, does not give any person does not give the person any control, makes the person bound to first complete the lower level of need then progress further। सही है, ओके, ये रीजन वैलिड है, तो तुम्हें मैस्लो के तो 2 मार्क मिल गए। तो मतलब ये इसी टोटल तरह 3 मार्क्स मिले होंगे ना, कि मतलब उसको मैंने एक्सप्लेन किया और फिर ऊपर बता दिया था कि मतलब क्या है वो। नहीं नहीं, तुम्हें 2, ये जो है ना, ये 1 मार्क है टोटल, यहाँ पे 2 मार्क है टोटल। अच्छा 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 अच्छा। सही है यार, इसको 1 ना दिया, यूं कर ना, इस पूरे क्राइटेरिया को मिला के तुम्हें 2 मार्क मिलेंगे। तो तुम्हें मैस्लो के 2 मार्क मिलेगा। अब एल्डरफोर्ड का देखते हैं। एल्डरफोर्ड की थ्योरी जो है
इट इज फ्री विल, ठीक है। अच्छा क्यों है, तुम्हारा रीजन वैलिड होना चाहिए वरना सेंस नहीं बनेगा। एज इट अलाउज द पर्सन टू बी एक्टिव इन रोल प्लेइंग एंड डिसीजन मेकिंग। अच्छा जहाँ तुमने लिखा है कि इट अलाउज द पर्सन टू बी इन रोल प्लेइंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और व्हाट चीज के लिए भाई, तो क्योंकि मैकेलन की एल्डरफोर्ड की थ्योरी थी, इसके अंदर अ पर्सन कैन चूज टू फुलफिल एनी नीड एट एनी टाइम, राइट। तो इस तरह की चीज मैं यहाँ पे लिख सकती। इफ यू राइट के एक्टिव इन रोल प्लेइंग डिसीजन मेकिंग, यू डोंट हेल्प डिसीजन मेकिंग अबाउट एग्जैक्टली व्हाट, मैं स्पेसिफाई नहीं किया तो तुम्हें बहुत वेक पॉइंट होगा, तो दे वोंट कंसीडर इट, तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है इसमें। सही आगे। सेम फॉर मैकलन, ठीक है ना। मैकलन का व्यू इट इज फ्री विल, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज कैन मोटिवेट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अच्छा, डिफरेंट लेवल्स ऑफ नीड। लेकिन अच्छा यहाँ पे, अच्छा देखो यहाँ पे दो ईआरजी वाला जो तुम रीजन देते हो उसके अंदर इनकम्प्लीट आंसर का मसला है, ठीक है ना। जो मैकलन का जो तुमने बताया था ना कि तुमने बोला फ्री विल है, ठीक है ना, इसके अंदर थोड़ा रीजनिंग का मसला है कि मैकलन की जो थ्योरी है तुमने फ्री विल बता के गलत साइड चूज किया, क्योंकि मैकलन फ्री विल हो ही नहीं सकता। याद है हम थियरी टेस्ट करते हैं जो आपके अनकॉन्शियस नीड्स को निकालता है और आप अनकॉन्शियस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, याद है वो पूरा कहानी। याद तो hence it is sorry determined। तो एक गलती होगी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लिखने पे और एक गलती होगी गलत साइड को चूज करने पे, सही है। सो कुछ कुछ थ्योरीज ऐसे हैं जो एक ही साइड पे फॉल करते हैं, डबल साइडेड नहीं होते, राइट। और कुछ थ्योरीज हैं दोनों साइड पर आराम से आ सकते हैं, यू नीड टू बी वॉचफुल फॉर दैट। तो ऑल इन ऑल फिर हम पूरा का पूरा आंसर है, राइट, हाउ वुड यू राइट दैट, यू हैव टू मेक श्योर यू डू वन थिंग। तुम्हारा जो पहला पैराग्राफ है डिटरमिनिस्टिक वर्ड था, ठीक है ना। तुमने बिल्कुल सही किया कि पहले इसके अंदर मैस्लो का रीजन, फिर ईआरजी वाले का रीजन, फिर वो मैकलन का रीजन किया, ठीक है ना। मसला ये था कि तुमने एक तो इनकम्प्लीट लिखा मैकलन का, तुमने गलत रीजन लिख दिया। लेट्स सपोज कि तुमने सब कुछ सही किया, इसी फॉर्मेट पे तुम दूसरे पॉइंट पे जाओगे, रिडक्शनिज्म वर्सेस होलिज्म का, यही इसी पैराग्राफ के तीनों को बताओगे वो रिडक्शनिज्म क्यों है या होलिस्टिक क्यों है, ठीक है ना, तीनों के रीजन बताओगे। इस तरह लस वो नेचर नर्चर की तरफ जा रहे हैं, आखिर में इंडिविजुअल सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह 4 पॉइंट बनेंगे, तो तुम्हारा जो फॉर्मेट ऑफ आंसरिंग वो बिल्कुल सही है जो तुमने फॉर्मेट चूज की है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास शायद टाइम होता शायद तुम डिफरेंट पैराग्राफ शुरू करते और उसको पूरा थीम देते रिडक्शनिज्म और होलिज्म का, जैसे यहाँ पे थीम पूरा फ्री विल वर्सेस डिटरमिनिस्टिक का, सही है। बिल्कुल सही है। तो अगेन तुम्हें लाइक यू हैव टू सॉर्ट इट आउट कि मतलब साइड चूज करना है इसमें से दोनों में से कौन सा साइड है एंड रीजन देनी है, यही है बस पूरा गेम इवैल्यूएशन का ही है। सही हो गया। क्योंकि मैं जो ना पहले बैठा हुआ यही सोच रहा था मैंने कि लिखना कैसे है, मतलब क्योंकि अब रिडक्शनिस्ट वर्सेस, अगर मुझे फ्री विल और रिडक्शनिस्ट के उस पर लिखना है तो क्या लिखूं, समझ में नहीं आता है कि लिखने असल क्या है, कि किस तरह से लिखना है, कि पैराग्राफिंग क्या होगी इसकी। अब नीट थ्योरीज लिखा, अब नीट थ्योरीज इतनी बढ़िया, नीट थ्योरीज को करना है एवेल्युएट, या उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वही समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे मैंने उसको ऐसे ही लिख दिया, मैंने कहा खैर हो गई, चलो देख लेंगे, गलत नहीं हो ऐसे ही लिखना है, सही हो गया। ठीक है ना। बस ये है कि बस बच्चे क्या करते हैं वो डर के मारे ना इवैल्यूएशन के अंदर कंटेंट बनाने के लिए पूरी पहले समरी बताते थे, फिर उस समरी को इवैल्यूएट इसी क्वेश्चन के अंदर करते हैं। ये नहीं करना क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे समरी का काम हो चुका है, ठीक है। अब कोई जरूरत नहीं। एग्जाम यू हैव टू अज्यूम कि एग्जामिनर को पता है कि तुम यहाँ पे किस चीज की इवैल्यूएशन कर रहे हो, उसको पता होगा, यू डोंट नीड टू री इंट्रोड्यूस द थ्योरी, सही है। लेकिन अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, जैसे ईआरजी वाला था, हाँ तो ईआरजी वाला क्या, उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, ऐसा अगर आप कोई पॉइंट लेते हो, अगर आप अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर रहे हो।
मैं समझा नहीं, थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिकली बता सकते हो? जैसे जैसे मैं अभी ERG वाला जो मैंने अभी लिखा था, जैसे वो हम्म। स्पेसिफाई नहीं हुआ हुआ था, तो उसको या मतलब मैंने उसको बहुत ही ना कम, उसको जो है ना, बस मैंने उसको बहुत छोटा सा लिख के बस मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया था कि एग्जामिनर को जैसे पता है, मैंने उस उस तरह से लिख दिया था इसको। तो इतना भी ऐसा नहीं लिखना है कि बहुत ही ज़्यादा आप जो है ना या उस ऐसा लिख दो एग्जामिनर को समझ में ना आए। देखो फर्स्ट, क्योंकि तुम्हें इस माइंडसेट से लिखना है कि फॉर एग्जांपल चीज, जो चीज है क्या वो पता है एग्जामिनर को, ठीक है ना? एग्जैक्ट, इट्स लाइक यूर सेइंग कि वो जो बंदा है ना वो बहुत, क्या कहते हैं, वो माहिर है काम में। तुमने यही लिखा है यार, ये बंदा, फर्स्ट करो कि ये बंदा इस काम के अंदर माहिर है। सही। अगला बंदा सवाल करेगा वो कौन सा काम है जिसमें माहिर है, ये सवाल होगा ना। हम्म। ठीक है ना? तो तुमने वो काम या डिसीजन मेकिंग किस चीज के अंदर वो बेहतर कर सकते हो वो नहीं लिखा। तो लेकिन ये भी देखो कि तुम्हें यहाँ पे एल्डरफर की पूरी थ्योरी ERG की बता नहीं पाई। सबको पता है कि नीड, कौन नीड, ग्रोथ नीड, ये सब पता होगा, ठीक है ना? वो सब पता है। यस, इवैल्यूएशन का वजह से तुम्हें पूरा डिटेल देना होगा, थ्योरी के हिसाब से नहीं देना होगा। सही। तो तुम सही ट्रैक पे जाते हैं, ठीक है ना? तो जिस ट्रैक पे जा रहे हो, ठीक है ना, उसी ट्रैक से आई फील यू कैन कंप्लीट द फुल आंसर। हाँ, थोड़ी बहुत जो चीजें कमी है मैं बता दी, बट इतना बड़ा मसला नहीं। आई थिंक प्रैक्टिस, ये शुरू शुरू में नर्वस होते हैं ना। बिल्कुल। ऑलराइट, या अब मैं दूसरी सेक्शन की तरफ बढ़ा हूँ, सही? अच्छा, कॉग्निटिव ऑलराइट, सो थ्योरीज वाला। कॉग्निटिव, या कॉग्निटिव थ्योरी। तो पहला सेक्शन का नाम नीड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, अब दूसरा सेक्शन का नाम होगा कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो कॉग्निटिव का जो जहाँ लफ्ज आता है ना, शॉर्टकट हमेशा याद ना, जहाँ पे कॉग्निटिव का लफ्ज आता है ऑलवेज थिंक के यार हम बंदे की थिंकिंग या परसेप्शन के हवाले से बात करेंगे, राइट? जिस तरीके से बंदा सोचता है, जिस तरह की चीजें बंदा समझता है, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो आसान लफ्जों में मोटिवेशन को हम बंदे को किस तरह समझा सकते हैं जिससे मोटिवेट हो जाए, हम वो थ्योरीज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गोल सेटिंग थ्योरी, ठीक है ना, बाय लॉक एंड लेथम। अब लॉक एंड लेथम, राइट, दे से के यू नो व्हाट, बंदे को मोटिवेट करने के लिए हमें उसको एक गोल बताना पड़ता है। मेक सेंस? ठीक है, जब गोल नहीं होगा बंदा मोटिवेट नहीं होगा। लेकिन लॉक एंड लेथम कहते हैं कि अब गोल बताने का भी एक सही तरीका है। लॉक एंड लेथम कहते हैं, एंड दे यूज दिस रिसर्च एज एन, क्या कहते हैं, एविडेंस। ये तुम्हारे बुक के अंदर नहीं है, बट इट कैन गिव यू अ बेटर आइडिया व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। कि लॉक एंड लेथम से पहले एक दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है ना, 1989 के अंदर, ठीक है ना, लोड करता है, बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है ना, और ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की समरी है। तो हम कुछ समरी से इसके अंदर से पढ़ लेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट होता है, यहाँ पे दो ग्रुप बनाया जाता है, राइट, एंड दोनों को एक एक ही, हाँ बोलो। इसमें ये पूछना था कि इसमें डेट्स वगैरह याद करनी जरूरी होती है? यस। डेट्स जरूरी है? ये जो अब इतनी सारी इसमें डेट्स लिखी हुई है, 1989। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, मैं ये भी कह रहा हूँ कि हम पूरी एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ेंगे, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर रह लेंगे, लॉर्ड 1989 पकड़ लेंगे बस। सही है, लॉर्ड पकड़ लेंगे, तो बाकी पूरी चीज याद करने की जरूरत नहीं, एक आइडिया पकड़ लेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट एक ही चीज के ऊपर बात करेंगे, तो हम फिर एक ही एक्सपेरिमेंट पकड़ेंगे और उसको इनके कॉन्सेप्ट से मिलाएंगे। सही है। अब जैसे एक हमारे पास ये लॉक एंड लेथम 1984 में जो हुई थी, बस सिर्फ अगर यही याद कर लेना, बाकी सारी छोड़ देंगे जो इसमें आ रही 1989 वाली। हाँ, ये तुम्हारे असल CI का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अब मसला बताऊं कि लॉक एंड लेथम का कोई असल खुद का एक्सपेरिमेंट है ही नहीं का, इनकी थ्योरी है, राइट? तो अगर तुम्हें बताना हो कि भाई फॉर एग्जांपल तुम इवैल्यूएशन करोगे लॉक एंड लेथम की, तो बताओ कि भाई लॉक एंड लेथम की थ्योरी एप्लीकेबल है। अच्छा, वो किस तरह एप्लीकेबल, तुम बताओगे कि भाई ये दूसरे रिसर्च से साबित हो चुका है। अब जहां पे तुम लिखते दूसरे रिसर्च साबित हो चुका है, तुम्हें रिसर्च का नाम नहीं है, मसला हो जाएगा। सही। सही है। तो अगर तुम बोलो कि एप्लीकेशन में बगैर इस रिसर्च को कोर्स करके बता सकता हूँ, बता दो, मसला नहीं है, लेकिन फिर तुम्हारा किसी और पॉइंट होगा एप्लीकेशन का।
तो बेसिकली लॉक एंड लेथम कहते हैं कि भाई एक ग्रुप होता है जिसको एक दोनों को टास्क देते हैं, राइट, एंड एक ग्रुप को बोलते हैं डू योर बेस्ट, एंड दूसरे ग्रुप को स्पेसिफिकली बताते हैं क्या क्या करना है। तो यू हैव वन ग्रुप जिसको सिर्फ डू योर बेस्ट बताया जाता है और कुछ नहीं बताया जाता है, एंड दूसरा ग्रुप जिसको स्पेसिफिकली बताया जाता है कि क्या क्या करना है। एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, अजीब अजीब रिजल्ट निकलते हैं। जो जिनको डू योर बेस्ट बोला जाता है ना, वो समझते हैं कि हमने आला तरीन काम किया और हमारा सबसे आला तरीन बेस्ट काम है, राइट, मेक सेंस। और जिनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ना, वो तो परेशान हो गए होते हैं कि यार हमने अपना काम सही से ही नहीं किया। तो एक ग्रुप चौड़ा हो गया डू योर बेस्ट वाले, और एक ग्रुप डर गया। लेकिन ठीक है, ये तो पॉइंट था कि हाउ डू यू फील आफ्टर यू डिड द जॉब, ठीक है ना, ये तुम्हारी अपनी फीलिंग्स है, बट एक्चुअली काम अच्छा कौन करते हैं वो अलग कहानी है। जिनको डू योर बेस्ट बोला था ना, जो चौड़े बन रहे थे, असल में उनका काम सबसे खराब निकला। और जिनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जो डर डर रहे थे, उनका सबसे सबसे अच्छा काम उनका निकला, राइट। तो इससे पता चलता है कि यार बंदे को अगर तुम इनकरेज करने की सिर्फ डू योर बेस्ट बोलोगे ना, बहुत खतरनाक चीज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से तुमने उसको डू योर बेस्ट बोला ना, अब उसका बेस्ट अलग है, तुम्हारे लिए जो बेस्ट है अलग है। उसके जहन में अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा होगा, बट एक्चुअल सेंस क्या पता वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है या बेतुके डायरेक्शन में जाके बेस्ट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे बोलूंगा अच्छी तरह पढ़ना, तुम्हें सीआई की फॉर्मेट के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तुम अच्छे तरीके पढ़ लोगे तो जो भी तुम्हारे दिमाग में सेंस भर रहा होगा उसी तरीके से एफर्ट कर गए। बट नाउ कि तुम्हें पता है कि सीआई की क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो अब तुम्हें पता चलेगा यार सिर्फ पास्ट पेपर भी करना लाजमी होगा, वो भी करना लाजमी होगा। तो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देना लाजमी टू मोटिवेट अ पर्सन, क्योंकि जब डू योर बेस्ट बोलोगे, वेग रखोगे, तो वो एफर्ट तो मारेगा जरूर, नहीं क्या पता प्रोडक्टिव ना हो। तो लॉकन लेतम कहते हैं कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमारा 4CF मॉडल इस्तेमाल करो। यहाँ तक बात क्लियर? सही। 4CF क्या है? क्लैरिटी, चैलेंज, कॉम्प्लेक्सिटी, कमिटमेंट एंड फीडबैक। फीडबैक, ठीक है ना, लाजमी है, क्योंकि वेन एवर यू डू समथिंग तुम्हारा प्रोग्रेस होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम काम सही भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो फीडबैक इज बाकी 4C क्या है अभी देखते हैं। पहला C क्लैरिटी, ठीक है ना। क्लैरिटी का मतलब है कि जो भी तुम्हारा गोल होगा, राइट, इट शुड बी स्पेसिफिक एंड इट शुड बी मेजरेबल। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल, तुम्हारा कोई गोल है जो तुम्हें अचीव करना है इन रियल? क्या है? हाँ, व्हाट इज दैट गोल? फिलहाल इसके सीआई निकालना। सही है, CI निकालना। अच्छा, और कुछ अल्फाज ऊपर नीचे डालना चाहोगे? यही गोल में कोट कर लो। मतलब एक से ज्यादा और मजीद गोल की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, इसी गोल के बारे में बात करूँ। क्या ये जो तुमने वो गोल बताया CI के बारे में, तुमने बोला CI निकालना, निकालना। क्या यही एग्जैक्ट वर्डिंग में गोल है CI के हिसाब से? CI के हवाले से और कोई अल्फाज में गोल लिखे हुए हैं और तुम मुझे समरी बता रहे हो उस गोल की? समरी बता दी बस, अच्छे और स्पेसिफाई कर दूँ तो एक अच्छे ग्रेड से निकालना। अच्छा, लॉक एंड लेथम कहेंगे अभी तक तुमने स्पेसिफिक गोल, तुमने बोला स्पेसिफिक ग्रेड लेके CI निकालना। लॉक एंड लेथम कहेंगे अभी तक तुम सही नहीं चले। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ग्रेड, एग्जैक्ट ग्रेड क्या है वो बताना लाजमी। A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, जो भी है उस लॉक एंड लेथम के लिए एग्जैक्ट बताओ। तो क्लैरिटी का मतलब है स्पेसिफिक और मेजरेबल बताओ। मेजरेबल क्या मतलब? क्या तुम्हारा जो गोल एंड रिजल्ट है, क्या तुम मेजर कर सकते हो कि तुम कितना प्रोग्रेस कर पाओ? यस, ग्रेड्स तुम्हारा बता देंगे, राइट। सो लॉक एंड लेथम क्या है? सबसे पहले भाई तुम्हारा जो एंड गोल है उसको क्वांटिफाइबल टर्म्स में बताओ, कि न्यूमेरिकल टर्म्स में, और स्पेसिफिक बताओ। दूसरी चीज, क्या जो तुम्हारा CI वाला गोल है, राइट, क्या तुम्हारी रेलेवेंट इंपॉर्टेंस रखता है? रखता है, बिल्कुल रखता है। इसके आगे बढ़ नहीं सकेंगे जिंदगी में। और जब तुम CI के अंदर ग्रेड लाओगे, तुम्हें अच्छा महसूस होगा या फर्क नहीं पड़ेगा? अच्छा होगा। तो चैलेंजिंग का ये मतलब होता है कि तुम्हारी इंपॉर्टेंट भी है और तुम जब अकॉम्प्लिश करोगे तुम्हारी रिवॉर्डिंग भी है। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कि तुम डीमोटिवेट हो जाओ, और इतना भी आसान नहीं कि तुम उसको सीरियस भी ना लो। तो देखते हैं क्या CI का जो टारगेट है क्या थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन पॉसिबल वाला सीन लगता है?
हेलो। हाँ, जो सीआई वाला जो ग्रेड वाला सीन है ना, क्या तुम्हें डिफिकल्ट बट पॉसिबल वाला सीन लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है, ये इज वेरी इजी, ये इज टू कॉम्प्लेक्स, क्या लगता है तुम्हें? सॉरी, आपकी आवाज एक सेकंड जो थोड़ी लैग कर रही है, आप क्या बोल रहे थे? जो कॉम्प्लेक्सिटी सी तक मैंने सुना। जो सीआई वाला ग्रेड है ना, जी जी। अच्छा तो देखो, या तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, बहुत आसान हो गया, बहुत डिफिकल्ट हो गया तो तुम डिमोटिवेट हो गए, ऐसे ही। बिल्कुल बहुत आसान हो गया तो तुम चौड़ हो जाओगे, ऐसे ही। बिल्कुल। तो एक राइट अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, ना ना ज्यादा आसान ना ज्यादा मुश्किल। तो क्या सीआई वाला सीन बिल्कुल अच्छे स्पॉट पे पड़ा, मतलब राइट इन द मिडल, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही मुश्किल है, क्या लगता है तुम्हें? मिडिल। ठीक है ना, हाँ, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, मुश्किल, बहुत ज्यादा आसान। यप, अचीवेबल तो है लेकिन उसके ऊपर टाइमर लगा हुआ है, ये दोनों कॉम्प्लेक्सिटी बनाती है। अच्छा, कमिटमेंट, क्या तुम सीआई के गोल के साथ तुम लगे रहोगे या बीच में जान दिल उड़ गया छोड़ दोगे? नहीं नहीं, लगे रहोगे। कमिटमेंट भी है। और फीडबैक, ठीक है ना, तुम्हें जो फीडबैक मिलेगा एज इन, जब तुम सीआई की तैयारी कर रहोगे, तुम्हें जो फीडबैक मिलेगा, क्या वो वेग होना चाहिए कि यार अच्छा काम करो और सही अच्छा आंसर लिखो, या पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आंसर में क्या मसला है? तुम्हें क्या लगता है? नई नई डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है ना, तो लॉक एंड रिदम कहते हैं यार ये पांचों चीजें तुम्हारे गोल के अंदर होनी चाहिए, ये नहीं है तो बेकार गोल है, चेंज करो। सो दैट्स व्हाट दे ट्राइंग टू से। तो कंपनीज के अंदर जब तुम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज हैं तुम्हारे, और तुम एम्प्लॉयज को कोई ना कोई टारगेट देते हो, तो तुम्हारा जो टारगेट होगा ना, इन एस्पेक्ट्स को फुलफिल करना चाहिए। कि कैसे? पहली बात है कि एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली टारगेट क्या अकॉम्प्लिश करना है। सेल्स 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 की जॉब है, जैसे जैसे तुम कॉल सेंटर में काम करते हो, तुम्हें एक टारगेट मिला होगा, भाई तुम्हें बहुत सारी कॉल्स करनी है, बहुत खतरनाक टारगेट, लेकिन बहुत सारी कॉल्स करना, तुम्हारे दिमाग में 50 कॉल बहुत है, उसके दिमाग में 70 पे पहुंचा होगा, ये तो 70 कॉल तो कम से कम करनी थी। तो उसको बताना चाहिए सुपरवाइजर को 70 कॉल्स करनी है, क्लैरिटी चाहिए। अच्छा, 70 कॉल्स करनी है, उसने बता दिया, चैलेंजिंग। 70 कॉल्स करनी, क्या तुम्हारी इंपॉर्टेंस रखती है कि तुम्हारा आखिर में तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसको रिवॉर्ड रखना चाहिए, अगर उस बंदे को तुम्हारी टास्क चैलेंजिंग होना चाहिए। आ, आपकी 70 आवाज कॉल्स कब थोड़ी तक करना सी चाहिए? ना लैग कर रही है। उस वक्त से सही थी, लेकिन अभी थोड़ी सी लैग करना शुरू हो गई है। यार एक मिनट, अब सही है? अभी मतलब सही है, वैसे एकदम से जो है ना, फिर लैग करती है, फिर सही हो जाती अच्छा, कहाँ तक सुन पाए थे? है। ये कॉम्प्लेक्स वो चैलेंजिंग तो मैंने सुन लिया था। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी, क्या तुम्हें जो 70 कॉल्स जो मारनी होगी उसके ऊपर कोई टाइमर लगा होगा फॉर एग्जाम्पल 5 घंटों में, लेकिन क्या 5 घंटे में 70 कॉल अचीवेबल है अगर तुम मेहनत करो? 70 कॉल्स करना क्या तुम्हारी रेलेवेंट है कि नहीं, या तुम कहोगे यार छोड़ो, मैं क्यों करूँ यार, अल्लाह हाफिज। तो जो टास्क जो होता है ना एम्प्लॉयज के लिए बहुत रेलेवेंट बनाना चाहिए, ऐसा टास्क बनाना नहीं चाहिए कि एम्प्लॉय ने बोले कि मैं करूँ क्यों। एंड फीडबैक, जिस तरीके से तुमने कॉल्स की, क्या एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें बॉस फीडबैक देना चाहिए, अगर तुमने गलती थी, क्या गलती, और तुमने अच्छाई की तो क्या है अच्छाई की। तो दैट्स व्हाट लॉक इन लेथम सेट के जो भी इदारा के अंदर गोल बनता है, लॉक इन लेथम कहते हैं कि इसके अंदर ये 4 C and F होना चाहिए, दैट्स इट। ये देखो, सही। ये इनकी समझ बस। सही। तो अगर तुम इसकी इवैल्यूएशन करोगे तो क्या क्या बोलोगे? कि इंटरनेट कनेक्शन किसका अनस्टेबल है, आपका है मेरा? पता नहीं, लिखा हुआ आ रहा बीच में। ये मेरे पास तो नहीं आया लिखा हुआ। अच्छा, फिर मेरे पास से शायद ये इशू है, एक से। आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आ रही है। तो उसका अगर तुम्हें इसको इवैल्यूएट करना होगा तो क्या क्या बताओगे? एवेलुएट करना होगा, क्या क्या बताऊंगा? उसमें एवेल्यूएशन पॉइंट एक उसका रिडक्शनिस्ट और होलिस्टिक का आ सकता है। कि इसमें जैसे ये रिडक्शनिस्ट है, क्योंकि ये सिर्फ के रिडक्शनिस्ट है, जैसे ये सिर्फ जो इसने जो पॉइंट्स दिए हैं
सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं कि इसी से ही जो है हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, और इसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि इंसान वर्कर्स की खुद की मोटिवेशन या वर्क प्लेस कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, उनको एक पार्ट ऑफ द क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन उनको बनाया जा रहा है, वो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फील कर रहे हैं कि नहीं है, तो उससे भी एक जो है प्रोडक्टिविटी खराब हो सकती है। और उसके अलावा ये वाला पॉइंट सही था आई गेस। रिडक्शन से क्यों वहां से बताया ना। जी। अच्छा, और तुम्हारे हिसाब से रिडक्शन है ये, हाँ। तुम इसके ऑपोजिट भी जा सकते हो कि होलिस्टिक भी बना सकते हो। कैसे? कि फॉर एग्जांपल यू कैन से कि यार जो लॉकन लेता है वो ना अपने गोल सेटिंग थ्योरी के अंदर भले सेट पूरी थ्योरी ही गोल सेटिंग के बारे में माना, लेकिन उसकी थ्योरी के अंदर मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, फीडबैक, क्लैरिटी, चैलेंज, कॉम्प्लेक्सिटी, कमिटमेंट। तो क्योंकि इसकी थ्योरी के अंदर वेरियस कंपोनेंट्स हैं और उनको कंसिडर करता है, दैट्स व्हाई इट कैन बी कंसिडर्ड होलिस्टिक। जैसे हम्म। 5 ही कंपोनेंट है ना, तो ये दोनों तरफ जा सकता है। अच्छा, तो ये कॉग्निटिव थ्योरीज होती क्या है बेसिकली? अच्छा, कॉग्निटिव थ्योरीज होते क्या है बेसिकली, जबरदस्त। अच्छा, अब ये बताओ कि ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, राइट, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ये जो थ्योरी है, क्योंकि मैंने अभी जो लॉक एंड पॉइंट लेथम मैंने किस उसको हवाले जो से बात कर एवेलुएट रहे हैं। किया था, मैं उसको मोटिवेशन से कर रहा था। मैंने कहा कि मोटिवेशन तो जो है ना आ ही नहीं रही है, तो नहीं, कॉग्निटिव थ्योरी ना बेसिकली लॉक एंड लेथम ये पूछते हैं कि यार बंदा जिस तरीके से अपने गोल के बारे में, अच्छा कीवर्ड गोल के बारे में जिस तरीके से सोचता है, राइट, गोल के जैसे बंदा सोचेगा ना गोल के बारे में, उसी तरीके से बंदा मोटिवेट होगा। तो कॉग्निटिव थ्योरी इज ऑल अबाउट हाउ यू थिंक। अब हाउ यू थिंक के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। लॉक एंड लेथम किस बात के ऊपर बात करते हैं, हाउ यू थिंक अबाउट योर गोल्स। तो लॉक एंड लेथम बेसिकली गिव यू एन आउटलाइन कि आपको अपने गोल के बारे में किस तरह चाहिए। ये 5 एस्पेक्ट्स आपके गोल के अंदर होनी चाहिए, द वे यू थिंक अबाउट योर गोल्स। सो ये तो कॉग्निटिव थ्योरी है कि हाउ यू थिंक अबाउट योर गोल्स। अगर गोल के अंदर क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी को दिमाग में रखकर सोचो। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी को दिमाग में रख के गोल के बारे में सोचो। तो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, कॉग्निटिव थिंकिंग। और इसका वैल्यूएशन और बताओ। वैल्यूएशन पॉइंट इसमें और आ सकता है, इंडिविजुअल वर्सेस सिचुएशन के हिसाब से। अ, एक ये इंडिविजुअल अप्रोच होगी, क्योंकि ओके, क्योंकि इट डिपेंड्स के, मतलब ये तो एक बंदे के ऊपर है ना, किसी सिचुएशन के ऊपर नहीं है पूरी। अगर कोई बंदा अपने गोल के बारे में सीरियस ही नहीं होगा। एक किस चीज के ऊपर है। किस चीज़ के ऊपर, सॉरी? सही है, बंदा गोल के बाद सीरियस नहीं होगा। सीरियस का लफ्ज हटा के कुछ और कमिटेड। लफ्ज। ओके 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 ओके। अगर वो कमिटेड नहीं होगा तो कभी भी वो अपने गोल में ना उसकी क्लैरिटी होगी, ना कमिटमेंट होगी। तो कमिटमेंट जब नहीं होगी तो आ, वो खुद ही जो है ना ये पूरा जिसका ये फोर सी वाला जो कमिटमेंट वाला जो है वो खुद ही फेल हो जाता। तो जो है इसलिए ये इंडिविजुअल अप्रोच होगी। सही है, तो बेसिकली तुम ये कहना चाह रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल एक ही गोल 10 लोग के सामने रखते हैं, लेकिन एक गोल 10 के 10 बंदे सारे के सारे मोटिवेट नहीं होंगे। हो सकता है कि 2-3 लोग ऐसे हो जाएं जो उस गोल से डीविएट हो जाए। क्यों?
क्योंकि क्या पता जो हम उनके सामने टास्क रखते हैं, गोल रखते हैं, वो उनके रेलेवेंट ना हो, जिसकी वजह से वो कमिटमेंट नहीं होंगे, ऐसे ही। बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से बता दो कि और इसका मतलब है कि कमिटमेंट जो है ना बंदे की अपनी क्या कहते हैं, अपनी क्या कहते हैं, अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से आती है, हेंस इट इज starting with the individual side of the debate। ठीक है, इंडिविजुअल सिचुएशन। आगे, नेचर नर्चर, नेचर नर्चर यहाँ पे नहीं आएगा, नेचर नेचर एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं है। नहीं आ सकता। हम्म, उसके अलावा और कौन सा था हमारे पास? रिडक्शनिस्ट और फ्री विल के हिसाब से फ्री विल अप्रोच है ये, क्योंकि हेलो, सही है, क्योंकि फ्री विल हाँ अप्रोच बता है रही है, बोलो। क्योंकि इसमें हमारे पास हम सिर्फ एक चीज़ के स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ के बारे में जो है ना, गोल सेटिंग थ्योरी में सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे किसी, जैसे सिर्फ हम क्लैरिटी की बात नहीं कर रहे, क्लैरिटी और क्लैरिटी हो या कोई, रिडक्शनिज्म बता रहा हूँ। नहीं मैं फ्री विल बता रहा हूँ कि इसमें सिर्फ किसी एक चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही, सिर्फ क्लैरिटी के बारे में बात नहीं हो रही, और भी जो है ना गोल सेटिंग थ्योरी के एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे, जिससे फुलफिल मतलब और भी हैं चीज़ें जिससे हम गोल सेटिंग थ्योरी को हम अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं, या और भी मतलब एस्पेक्ट्स हैं जिससे गोल सेटिंग थ्योरी में हमारी हेल्प होती है, तो फ्री विल अप्रोच होगी। ये फ्री विल किस तरह, हाँ, हेलो। ये फ्री विल किस तरह है, मतलब जो तुमने रीजन बताया, क्या बताया था, हाउ इज दैट फॉलिंग अंडर विल। फ्री विल कैसे? फ्री विल ये ऐसे है ना कि जैसे रिडक्शनिस्ट नहीं है ये, क्योंकि रिडक्शनिस्ट अगर होती तो हम किसी एक चीज़ के बारे में जो है ना बात कर रहे होते, या नहीं सॉरी, वो रिडक्शनिस्ट वर्सेस होलिज्म तुम में आएगा, तो नहीं 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 बोल रहे। नहीं नहीं, मैं रिडक्शनिस्ट वर्सेस होलिस्टिक हाँ, में चला गया था, नहीं नहीं। वैसे हाँ, ये होलिस्टिक एक अप्रोच है सही, कि इसमें हम सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात बिल्कुल। नहीं कर रहे, और इसमें हम और भी जो है ना अपने एस्पेक्ट्स रखे हुए हैं जिस पे जिसके समझ गए ना, मतलब कि और भी एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और सिर्फ एक चीज़ जो है गोल सेटिंग के लिए सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ क्लैरिटी होनी चाहिए या चैलेंजिंग होनी चाहिए, इसमें और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं गोल सेटिंग थ्योरी में, जो हमारी हेल्प करती है। ये होलिस्टिक अप्रोच है। जबरदस्त, जबरदस्त। और रिडक्शनिस्ट वर्सेस फ्री विल से क्या होगा ये? फ्री विल मेरे ख्याल से उसके हिसाब से ये रिडक्शनिस्ट होगी, रिडक्शनिस्ट वर्सेस फ्री विल, डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस फ्री विल होती है रिडक्शनिस्ट वर्सेस, डिटर्मिनिज्म। हाँ डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस फ्री विल होती है। उसके हिसाब से ये क्या होगा? शायद डिटर्मिनिस्टिक होगा, नहीं? रीजन। क्योंकि हम इसमें सिर्फ बात ही सिर्फ गोल सेटिंग की कर रहे हैं, नहीं वो एक रिडक्शनिस्ट का पॉइंट मुझे डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस फ्री विल का पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बताएं। यू कैन से दैट हर बंदा ना अपनी तरीके से खुद गोल डिजाइन कर सकता है, जिसके बेस पे अपने आप को मोटिवेट कर सकता है। मतलब मिसाल के तौर पर तुम्हें अगर मोटिवेशन चाहिए, तो तुम आज ही, आज के दिन तुम सीआई का गोल जो है ना खुद अपने हाथों से इसको इस तरह रीराइट कर सकते हो, जो तुम्हें आगे जाके शायद मोटिवेट करे। तो तुम्हारा गोल डिजाइन करना तुम्हारे हाथ में ही है, राइट, कोई और तुम्हारी डिजाइन तो नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाट्स फ्री विल, कि बंदा खुद अपने गोल इस तरह डिजाइन कर सकता है। सही हो गया। अच्छा, कल्चर बायस की तरफ आते हैं। डू यू थिंक हर कल्चर के अंदर एप्लीकेबल है कॉन्सेप्ट, या कोई ऐसा है जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत हद मुश्किल से अप्लाई होगा?
नहीं नहीं, हेयर कल्चर के लिए तो अच्छा यार, एक ठीक है, एक मिनट, मुझे एक चीज देखनी है। हाँ, सॉरी। अच्छा पाकिस्तान जो है, लॉन्ग टर्म इंडल्जेंस। अच्छा पाकिस्तान जो है ना, ये बेसिकली एक वेबसाइट है जो आपको कल्चर के बारे में बता सके। पाकिस्तान कलेक्टर्स कल्चर है, तो देखो इंडिविजुअल कितना नीचे आया हुआ है, मतलब इसका उलट होगा, कलेक्टिविज्म आएगा। तो हाँ, ये अच्छा कैसे? पाकिस्तानियों को, मतलब पाकिस्तान का ना ग्रुप डोमिनेट करता है ना, एक सिंगल बंदा तो डोमिनेट नहीं कर सकता ना। हाँ ग्रुप डिसीजन मेकिंग होती है ना पाकिस्तान में, हम्म, तो दैट्स व्हाई इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग बहुत कम आया हुआ है। बहरहाल दैट्स द इम्पोर्टेंस। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने से घबराते हैं, हाँ से घबराते हैं, तो बेसिकली दे वांट टू मेक श्योर कि जो भी उनके साथ चीज होंगी वो प्लान्ड आउट होगी। ठीक है ना। अच्छा लेकिन ये लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, इसका ही मतलब पाकिस्तान लॉन्ग टर्म 50-50 सोच रहे हैं, कुछ शॉर्ट टर्म सोचते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म सोचते हैं, बिल्कुल बीच में। कहना चाह रहा हूँ कि हमारे कल्चर के अंदर ना ये पॉइंट बिल्कुल तुमको एप्लीकेबल है, मसला नहीं है। लेकिन ये देखो टाइम बाउंड वाला, तुमने लिखा कि भाई सीआई जो है ना मुझे इसी महीने कंप्लीट करनी है, बिल्कुल कंप्लीट करनी, 100 में करना पड़ेगा। कुछ लोग हैं अल्लाह की मर्जी, हो सकते हैं। हम्म, कुछ लोग होंगे जो गो करने के बावजूद they would feel कि when it will be actually accomplished is not in their hand, तो because they feel कि it is not in their hand, तो टाइम फ्रेम वो शायद इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। कहेंगे मैं कोशिश करूं लेकिन जब होगा वो मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है, किसी और अल्लाह मुताबिक होगा, हो सकता है बिल्कुल। तो जो कल्चर जिसके अंदर थोड़ा बहुत वही होता है ना कि सेल्फ कंट्रोल अपने अलावा किसी और सोर्स को दे दिया, वहां पे शायद ये मसला कर सकता है। सही। मतलब ठीक हम है सोच रहे लेकिन कि लार्जली कल्चर बायस अगर ना भी लिखें तो गलत तो नहीं होगा, क्योंकि अ, इतनी मतलब इतनी दूसरा पॉइंट, डेप्थ में तो नहीं जाता होगा। तुम कल्चर बायस नहीं है ये भी लिख सकते हो, तुमको बताना पड़ेगा कल्चर बायस क्यों नहीं है। तुम बोल सकते हो कि क्योंकि आ, ये जो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं गोल सेटिंग हर कल्चर के अंदर एप्लीकेबल है, सो दैट इज व्हाई दिस विल बी एप्लीकेबल कल्चर इन देखो, ऑल देखें कल्चर्स। तब आता है ना इसकी जब, ऐप मैं बोलूँ कल्चर तो तब आता है ना जब उसमें बीच में रिलीजन कोई वैल्यू उससे जो है क्रैश हो रही हो, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसी रिलीजन तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो फिर कल्चर भी नहीं आ रहा फिर तब बीच में। हाँ आ नहीं रहा, तो इस वेरी लाइक कल्चर बायस नहीं हो, ठीक है ना, यूनिवर्सल की तरफ लार्जली जा रहा है। लेकिन अगर तुम्हें कल्चर बायस बनाना पड़े तो तुम वो पॉइंट लिख सकते हो, अगर तुम्हें नहीं बनाना सो यू कैन लीव इट एज इट इज। इसकी एप्लीकेशन का वहां से बताओ, डू यू थिंक दिस इज एप्लीकेबल, हम कंपनी के अंदर कहाँ अप्लाई कर सकते हैं इसको, ये बिल्कुल बेतुकी है। हाँ, अपनी प्लानिंग में, गोल सेटिंग में। जबरदस्त, मैनेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नीचे वाले जो लोग होंगे, क्या कहते हैं, जो मैनेजर्स जो होते हैं अपनी टीम को टास्क देने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हम्म, लेकिन हैं। ठीक है ये तो तो तुम एक इंडिविजुअल हाँ के लिए बोलो। नहीं है, टीम के लिए कैसे आएगा? अच्छा सही है, टीम अच्छा को अलग 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 टी- अलग सबको टास्क। सही है, सही समझ आ गया।
डिसाइड वो करेगा और So, टास्क so it is highly क्या है। applicable in corp. Yes. Yes. तो ये it is applicable. तुम ये भी कह सकते हो, ठीक है, अगर तुम अप्लाई करने की बात नहीं करो तो ये बोल सकते हो कि इदारे की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ना हम ये गोल सेटिंग थ्योरी ट्रेनिंग्स के अंदर बंदों को सिखा सकते हैं सो दैट दे बिकम प्रोडक्टिव। ऑलराइट, तो ये हो गया स्लाइड नंबर 34। अभी मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि इसके लिए ना हमें दूसरी चीजें पढ़ पड़ेंगे, तो उसके ऊपर वापस आएंगे जब ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। सो दैट इज गोल सेटिंग थ्योरी। अब दूसरा एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक है ना, ये हमने दिया था, ठीक है, ये रूम का नाम है। अगर तुमने ये इक्वेशन समझ लेना, तुमने इसकी थ्योरी समझ ली। रूम कहता है कि भाई मोटिवेशन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई बाय इंस्ट्रूमेंटैलिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस, यानी तीनों के मोटिवेशन बनाती है। एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी, वेरिएंस क्या है वो अलग चीज है, इसकी तुम्हें मीनिंग जानना लाजमी है। एक्सपेक्टेंसी क्या है, वो कहता है कि अगर तुम एम्प्लॉय को कोई टास्क दोगे ना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि एम्प्लॉय के जहन में ये एक्सपेक्टेंसी हो काम बाकायदा कर सकता है, ही फील्स के ही कैन डू द जॉब, ही एक्सपेक्ट्स के वो काम कर सकता है। अगर उसके जहन में ये एक्सपेक्टेंसी आगे काम नहीं कर सकता तो ऑब्वियसली मोटिवेटेड होगा ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्टेंसी ये देखते हैं कि डू यू एक्सपेक्ट कि तुम ये काम कर भी सकते हो कि नहीं, मतलब तुम अपनी सलाहियत के क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो। दूसरी चीज, डू यू एक्सपेक्ट के तुम जितना ज्यादा इनपुट डालोगे काम में, डू यू एक्सपेक्ट में उतना ज्यादा रिवॉर्ड भी मिले एट द एंड ऑफ द डे। तो इस बेसिकली कंसिडरिंग एक्सपेक्टेशन, तुम्हें अपने बारे में क्या एक्सपेक्टेशन, तुम काम कर भी सकोगे नहीं कर सकोगे, दूसरे बंदे तुम्हें दिया। दूसरी चीज, तुम्हें रिवॉर्ड के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन है, तुम्हें क्या उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा जितना तुम्हारी इतनी ज्यादा एफर्ट डल दी कि नहीं डल दी। ये सारा का सारा एक्सपेक्टेंसी के अंदर आता है। इंस्ट्रूमेंटेलिटी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी का आसान लफ्जों में अगर मैं बोल तो फेयरनेस। डू यू बिलीव कि जिस तरीके से तुम्हें रिवॉर्ड जाएगा उसमें 2 नंबरी तो नहीं होगी। डू यू बिलीव कि जिस क्राइटेरिया पे तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा वो सबके लिए इक्वल है या तुम्हारे लिए स्पेशल क्राइटेरिया बनाया हुआ है। डू यू बिलीव कि जिस क्राइटेरिया पे तुम्हें रिवॉर्ड दिया जा रहा है, राइट, वो ट्रांसपेरेंट है, मुझे सही बताया जा रहा है, कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन छुपाते नहीं रहे। एंड डू यू बिलीव के क्या कहते हैं जिस तरीके से तुम्हें रिवॉर्ड दिया जा रहा है वो जायज दिया जा रहा है, नाजायज तो नहीं है। सो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल इज ऑल अबाउट फेयरनेस। वेलेंस, वेलेंस इज बेसिकली जो तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे रिवॉर्ड मिलेगा, भले वो 2 नंबरी के तरीके से मिला हो, भले वो फेयरनेस मिला हो, ठीक है ना, जो भी जो रिवॉर्ड तुम्हारे हाथ में आया है वो रिवॉर्ड क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है भी कि नहीं रखता। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स में होता है या कॉलेजेस में होता है कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या तुम्हें सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंस रखता है, तुम कहते हैं क्या बेकार सर्टिफिकेट दे रहे हैं हमें। तो वेलेंस इज ऑल अबाउट दैट। अगर तुम्हारे लिए रिवॉर्ड बाकायदा बाकायदा इंपॉर्टेंस रखती है तो वेलेंस पॉजिटिव वेलेंस हो जाता है, और अगर रिवॉर्ड तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती तो नेगेटिव वेलेंस हो जाता है कि मतलब यू हेट दैट। लेकिन अगर रिवॉर्ड तुम्हारे लिए कोई मायने रखती भी, मतलब फर्क नहीं पड़ता मिले या ना मिले, एक होता मायने नहीं रखते, एक होता फर्क ही नहीं पड़ता। अगर फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी मिलेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको एक न्यूट्रल साइन दे देंगे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। दैट्स वेलेंस। ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सही है। सो अब ग्रेड्स के ऊपर बात कर सकते, तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई हो सकता है कि सीआई के बाद। सो लेट्स सपोज स्टूडेंट की मोटिवेशन देखते हैं, एक्सपेक्टेंसी, तुम्हारे क्या एक्सपेक्टेशन है अपने रिजल्ट के बाद। डू यू एक्सपेक्ट में वही रिजल्ट मिलेगा जो तुम चाहते हो कि नहीं चाहते, एक्सपेक्टेशंस होंगी। डू यू एक्सपेक्ट कि तुम जितना ज्यादा एफर्ट मारोगे वो तुम्हारे परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है ना, ये तुम्हारा एक्सपेक्टेशन के ऊपर सवाल है। इंस्ट्रूमेंटलिटी, ठीक है ना, डू यू एक्सपेक्ट कि सीआई फेयर है, डू यू एक्सपेक्ट कि सीआई 2 नंबरी करेगा, डू यू एक्सपेक्ट के यार क्या कहते हैं यहाँ पे पर्चा सिस्टम तो नहीं, डू यू फील एट द एंड मैं जो एफर्ट मिले डाल रहा हूँ ना उसके हिसाब से 100% जायज रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटलिटी के अंदर आ रहा है। और वेरिएंस, एट द एंड ऑफ द डे जो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा वो तुम्हारे लिए मायने रखते हैं या कोई मायने नहीं रखते, या
100% बेकार चीज है, ये तुम्हारा वेरिएंस के अंदर आएगा। सो इसी तरह कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज के ऊपर भी काम कर सकते हैं, सही है। सो एज व्हाट ब्रून सेज, ये तो मैं बताया था कि वेरिएंस के डिफरेंट साइंस बन जाते हैं। इफ यू लाइक द रिवॉर्ड तो प्लस हो जाएगा, इफ यू डोंट लाइक द रिवॉर्ड तो नेगेटिव आएगा, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो हो जाएगा। सो लेट्स सपोज कि एक क्या था दोबारा यू से? एक्सपेक्ट क्या चीज, कौन सा वाला? ये -1 ये वाला? जी। अच्छा, तो तुम्हें जो रिवॉर्ड मिल रहा है ना एट द एंड ऑफ द डे, तुम्हें जो रिवॉर्ड मिलेगा आखिर में, तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता? अगर तुम्हें पसंद है, तुम्हारे मायने रखता है, तो प्लस साइन हो जाता है, यू लाइक इट। अगर तुम्हें जो रिवॉर्ड मिला है वो इंसल्ट है तुम्हारे लिए, तुम्हें मतलब तुम कहते सच्चा मुझे मिलता ही नहीं, लेकिन तुम्हें मिला तो गुस्सा आ गया, ये चीज मुझे क्यों मिली। हेट द रिवॉर्ड, तुम्हें नफरत रिवॉर्ड से जो मिलने वाला है वो माइनस साइन जाएगा, और तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि मिले या ना मिले, जिंदगी तुम्हें बदलनी नहीं है, अच्छी कैसी रहनी है, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वेरिएंस जीरो है। तो थिंक अबाउट दिस वे कि फॉर एग्जांपल तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं काम कर सकता, एक्सपेक्टेंसी जबरदस्त है तुम्हारी, एंड तुम कहते हो कि जो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा ना एट द एंड ऑफ द डे, जिस तरीके से मैनेजमेंट मुझे रिवॉर्ड देगी वो क्राइटेरिया के ऊपर एप्लीकेबल है, तो हर कोई इक्वली बंदा ट्रीट होता है। तो इसका ना इंस्ट्रूमेंटलिटी भी है, अभी तक तो सही आ रहा है। वो इंस्ट्रूमेंट एक्सपेक्ट सब फर्स्ट करो, एक्सपेक्ट की वैल्यू 1 है, इंस्ट्रूमेंटलिटी की वैल्यू भी 1 है, ठीक है ना, जबरदस्त। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें रिवॉर्ड मिला है एक सर्टिफिकेट, तुम्हें पैसे चाहिए थे, तुम्हारी वेरिएंस क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। वो अब मुझे पैसे चाहिए ना। हाँ, लेकिन सर्टिफिकेट मिला है, नहीं, नेगेटिव। ठीक है, तो -1 वेरिएंस हो गया। हम्म -1 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 1 क्या होता है? नेगेटिव 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 नेगेटिव। हाँ, तो, तो क्या क्या फाइनल आंसर क्या है? नेगेटिव। हाँ, तो मोटिवेशनल फोर्स नेगेटिव मोटिवेशन आएगी। हाँ, तो वरुण कहता है भाई वेरिएंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बंदे को गलत रिवॉर्ड ना दो, उसकी वजह से पूरी एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंटलिटी की बिगड़ लगे। वेरिएंस कोशिश करो कि नेगेटिव वाली चीज ना दो, अगर आप कुछ दे नहीं सकते ना, अच्छा कोशिश करो उसको ऐसी चीज दो जिसकी वजह से उसको फर्क ही नहीं पड़े। नेगेटिव वेरिएंस बहुत खतरनाक है, जो एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंट को लेकिन पूरा का ऐसा पूरा कैसे हो मोटिवेशन सकता है? कोई नेगेटिव कर बीच का देगा। रास्ता कैसे होगा? मुझे अगर मैंने कोई काम किया और उसके मुझे बदले में पैसे चाहिए और मुझे उसमें मिल रहा है फर्ज सर्टिफिकेट। करो कि फर्ज करो कि तुम्हें पूरे पैसे नहीं दिए, आधे पैसे दें, अच्छा। सही है। तो इसी तरह तो बेसिकली तुम्हें ये किस तरह बताना कि भाई इस थ्योरी का नाम है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बोल सकते हो, या एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बोल सकते हो। बहरहाल वरून ने थ्योरी दी थी, जो वरून से ये है कि मोटिवेशन इज कंप्राइज ऑफ एक्सपेक्टेंसी, तुम्हें बताना पड़ेगा एक्सपेक्टेंसी क्या मतलब है, इंस्ट्रूमेंटलिटी, इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या मतलब है। तो जब तुमने बता दिया, जैसे यहाँ पे मार्केटिंग में लिखा हुआ है एम इज इक्वल ये मोटिवेशन इज एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंटल वेरिएंस, एक्सपेक्टेंसी की इंस्ट्रूमेंटल वेरिएंस का मतलब बता दिया। उसके बाद तुम क्या बताओगे, तुम एक एग्जांपल दोगे जहाँ पे तुम शायद के बारे में बात कर सकते हो, या जहाँ पे तुम एम्प्लॉय के बारे में बात कर सकते हो। सीन इन ऑर्गेनाइजेशंस सच एज employee having expectancy will expect himself to perform the job. For instrumentality, the employee will feel that the management is fair to everyone in the team. And for valence, the reward the employee will get at the end of his task is something that the employee likes. And all of this will result in positive motivation for the employee. ठीक है, तो एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करना है, दैट्स इट। सही। इसमें कोई मसला? तो तुम अगर इसकी इवैल्यूएशन करोगे, बल्कि एक मिनट इसकी एप्लीकेशन में डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के अंदर शायद
तीनों चीजों में मसला ना हो, कोई एक चीज में मसला हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कभी ये मसला होगा, कभी ये मसला होगा, कभी ये मसला, बहुत मुश्किल है कि तीनों की चीजें तीनों खराब है। अगर तीनों की चीजें बहुत बेकार पड़ी। सो लेट्स टॉक अबाउट जो तुमने काम किया उसके अंदर क्या चीज तुम्हारे से कमी थी? एक्सपेंसिव, इंस्ट्रूमेंटलिटी या वेरिएंस? क्या बोले, क्या कम थी? जहाँ तुमने काम किया, याद है वहाँ जॉब थी, तो जॉब के अंदर तुम्हारे हिसाब से चीज की कमी थी, वेलेंस की, इंस्ट्रूमेंटलिटी की, एक्सपेक्टेंसी की? एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी की क्या कमी थी बता सकते हो? मतलब कि ग्रोथ, और ग्रोथ एज इन ग्रोथ चीज पे है कि अच्छा मतलब ग्रोथ, यू इंस्ट्रूमेंटेलिटी एक्सपेक्ट, होगी अच्छा वैसे। ग्रोथ की, ठीक है। फेयरनेस, डू यू फील के मैनेजमेंट तुम्हारे साथ फेयर नहीं दिया सबके साथ? किसी को फेवर देती, किसी को फेवर नहीं देती, ऐसे? हाँ, जो नए थे उनसे थोड़ी एक उनका अलग थे, और जो पुराने थे सही है, उनसे थोड़ा अलग थे, तो डिस्क्रिमिनेशन दिखी। जबरदस्त। तो डिस्क्रिमिनेशन रिवॉर्ड के अंदर भी हो सकती है, किसी को ज्यादा मिल रहा है उसी काम पे, किसी को कम मिला उसी काम पे। हम्म। तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए था? रिवॉर्ड का जो रहता सबके लिए, सबके जहन में डालना चाहिए था कि हम रिवॉर्ड इस बेस पे दे रहे हैं, ऐसे सबको क्राइटेरिया पता होता और सबको क्राइटेरिया क्लियर होता, ठीक है ना, और सबको रिवॉर्ड जो है स्पेसिफाई बता देते। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंटी दूर हो जाएगी। खास तौर पर जब क्राइटेरिया पता हो सबको। अगर वेरिएंस की कमी एज इन कुछ बंदे को रिवॉर्ड अच्छे लगे, किसी बंदे को रिवॉर्ड अच्छे नहीं लग रहे, टीमबर्ग एंड बैंड कहता है अपने रीजन में कि भाई यू नो व्हाट, आप रिवॉर्ड दो बंदों को। इससे अच्छा बंदा बताऊं क्या है? बंदा जो है at the end of the day खुद अपना रिवॉर्ड चूज करके बताया कि मुझे ये रिवॉर्ड चाहिए। फर्स्ट करके तुम्हें पैसे नहीं है, किसी को भाई पैसे नहीं चाहिए, किसी को वो चाहिए, नए नया कंप्यूटर चाहिए ऑफिस के अंदर काम कर सके, क्योंकि उसका काम कंप्यूटर से ही लगवाना है अपनी ऑफिस के अंदर, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट काम करता है वहाँ गर्मी, तो हर किसी के अलग अलग प्रायोरिटीज होती है। तो क्या बेहतर नहीं रहेगा कि हर बंदा अपने हिसाब से रिवॉर्ड चुन करके निकाल दे? हाँ, मगर ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा फिर। जबरदस्त एक्टिव नहीं होगा। And कहते हैं कि भाई तरीका ये है, हाँ, मानता हूँ कि स्टाइल बेनिफिट प्लान, कि बंदा खुद अपने रिवॉर्ड करे। एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी हो कि यू वांट द पीपल टू फील कि वो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ग्रीनबर्ग बैरन कहता है भाई सबसे पहले गोल्स का अपने आसान लफ्जों में डिफाइन, मुश्किल बना दिया आपने, कॉम्प्लिकेट करके तो बंदे डिमोटिवेट हो जाएगा। और दूसरी चीज ग्रीनबर्ग में बैरन कहते हैं कि भाई बंदे को एनकरेज करने के लिए ना कि वो काम कर सकता है, उसको आप परफॉर्मेंस हिसाब से पे दो, एज इन कि जैसे ही उसका काम खत्म होता है ना, उसी वक्त उसके हाथ का हाथ पैसे पकड़ा दो, क्योंकि उसको जब आप हाथ के हाथ पैसे पकड़ाओगे वो खुद ब खुद इनकरेज होगा काम करने के लिए कि उसको और इंस्टेंट पैसे रिवॉर्ड। कमाने हैं। अगर, यप, तो इंस्टेंट रिवॉर्ड अगर तुम उसको महीने के बाद दे रहे हो, महीने के बाद पैसे में उसको पता नहीं कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो बकायदा काउंट हुआ है। बहुत सारे काम अननोटिस गया है, कोई काम नोटिस हुआ होगा। तो टू मोटिवेट एम्प्लॉइज टू फीलिंग के वो काम कर सकते हैं, उसको फॉरन रिवॉर्ड देने से ना इंस्ट्रूमेंटरी बढ़ जाएगी कि हाँ यार कंपनी फेयर है, बकायदा उसी वक्त काम पे पैसे देती है, तो इससे डबल बेनिफिट हो जाते हैं। ठीक है, बट ये है टिप्स फॉर इम्प्रूवमेंट, इवोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, यू फील के ये जो थ्योरी कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं? अगर वेलेंस हमने बंदे के ऊपर छोड़ दिया, इंडिविजुअल के ऊपर छोड़े तो मसला कर देगा। अगर हमने ऐसे ही रहने दिया तो वेलेंस कॉस्ट इफेक्टिव है। उसके अलावा डू यू फील इज होलिस्टिक या रिडक्शनिस्ट? होलिस्टिक। होलिस्टिक क्यों, रीजन? क्योंकि बल्कि रिडक्शनिस्ट, क्योंकि इसके अलावा और भी तो फैक्टर्स हो सकते हैं मोटिवेशन के लिए। अगर सच एस? जैसे वर्क प्लेस, अगर वो ओके, करना जबरदस्त। चाह भी रहे, उसके एक
ट्रांसपेरेंट रिवॉर्ड भी है उसके सामने, उसके उसके दिमाग में एक्सपेक्टेंसी भी है कि एक्सपेक्टेंसी में क्या आता था वैसे कैन यू डू इट? हाँ, कैन यू डू इट वाला एक फैक्टर भी है वहाँ पे, और वेलेंस भी है उसके सामने, रिवॉर्ड भी है उसका। बट स्टिल वर्क प्लेस ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, पंखे भी नहीं है, एसी भी नहीं है, सिर्फ लाइटें लगी हुई हैं, तो उसके लिए वो मोटिवेशन जबरदस्त। अचीव मोटिवेशन होगी बट वो अचीव नहीं कर रहा, वो मोटिवेशन उसको मिल नहीं रहा। तो यू आर सेइंग कि यार रूम साहब जो है ना जिसने थ्योरी दी है वो सिचुएशंस को नहीं देखता हम्म जहाँ पर बंदा काम, कॉन्टेक्स्ट को नहीं देख रहा। ये बहुत ज़्यादा जबरदस्त। तो इट्स व्हाई दैट्स इंडिविजुअल व्हाई रिडक्शनिस्ट। आ जाएगी। और तुम होलिस्टिक का भी बता सकते हो अगर तुम बोलो कि यार जो तीनों से पॉइंट बताए तो जब ये होलिस्टिक है तुम दोनों तरफ जा सकते हैं, तुम्हारे दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल सिचुएशन बोलोगे? इंडिविजुअल सिचुएशनल में ये बहुत ज़्यादा, अगर मैं इसका सिचुएशन बोलूँगा तो मैं वही पॉइंट बोल दूंगा कि अभी जो मैंने बोला कि वर्क प्लेस वगैरह वो सब, तो वो सिचुएशनल में आ जाएगा ये। नहीं, रोन की थ्योरी जो है सिचुएशन को फोकस कर इंडिविजुअल पे, ये बताना। रूम की थ्योरी इंडिविजुअल को कर रही है। अब हर, जबरदस्त। जैसे क्योंकि हर पर्टिकुलरली इंसान एक लोगों की बात कर रही है ना ये, तो इंडिविजुअल इस पे आएगी। हर अब हर इंसान ये जैसे गोल्स ही एक अलग अलग हो, हर किसी का गोल्स एक अलग अलग है, तो ये हर कोई इसको अपने किस तरह से अलग अलग गोल्स को किस तरह से अचीव कर सकता है ये उसको। नहीं, गोल्स की बात नहीं, गोल्स का तुम बोलोगे वहां चले जाएंगे पुरानी थ्योरी पे। तुम चीज बोल रहे कि तुम गोल्स का गलत इस्तेमाल करो, कुछ और इस्तेमाल करो। मोटिवेशन, सॉरी, मोटिवेशन किस तरह से ड्राइव करनी है, सॉरी मैं गोल बोल रहा हूँ। मोटिवेशन किस तरह से ड्राइव कर रही है अपने गोल अचीव करने के लिए, तो ये उस पर बात कर रहा तुम रूम की वोकैबुलरी इस्तेमाल कर सकते, कुछ एक्सपेक्टेंसी आ सकता है तो जुमले के अंदर। हूँ। हाँ, जैसे अब अगर फॉर मुझे एग्जाम्पल हर किसी की। अ, जैसे हर किसी की एक्सपेक्टेंसी एक अलग हो उसकी गोल की। जबरदस्त। जैसे कि जबरदस्त। मुझे है कि मुझे ए ग्रेड अचीव करना है, और किसी को है कि उसको सी ग्रेड अचीव करना है, तो हर किसी की एक्सपेक्टेंसी अलग है, और तो ये इंडिविजुअल आ गई कि हर मेरी एक्सपेक्टेंसी अलग है, उसकी जबरदस्त। वो उस तरह से जो है ना उसी एक्सपेक्टेंसी को लेके अपने जो है ना रिवॉर्ड के लिए काम करेगा। जबरदस्त। जबरदस्त। इंडिविजुअल सिचुएशन हो गया, रिलेशंस हो गया, फ्री विल टर्म्स लगा नहीं सकते। आ, क्या, नेचर नर्चर भी यहाँ लग नहीं सकता। एप्लीकेबल है ये थ्योरी? एप्लीकेबल बिल्कुल है ये, बिल्कुल एप्लीकेबल थ्योरी है कि हम इसको ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं कि कि अ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अगर आपने टीम बना दी कि जहाँ पे लाइक माइंडेड लोगों की तीन अलग अलग टीम बना दी, जिनको जो एक जैसे तीन लाइक माइंडेड अगर आप स्टूडेंट्स की बना दें, जिनको ए ग्रेड अचीव करना है, जिनको सी करना है, जो बोलते हैं बस सिर्फ मुझे पास होना है, तो अगर आप उन तो उनकी एक्सपेक्टेंसी जो होगी वो उसके हिसाब से काम करेंगे, जो जिनका ए ग्रेड की होगी उनके उसके हिसाब से अपने रिवॉर्ड के लिए काम करेंगे, और जिनकी सी की होगी वो उसके हिसाब से करेंगे। तो तुम ये कह, जो एक ही तरीके का एक्सपेक्टेंसी रखता है हम उसको एक ही ग्रुप में बना सकते हैं। हम्म सही है। जबरदस्त। क्योंकि तो ये हो, उनके बैलेंस एक है ना, रिवॉर्ड उनका एक ही है, उनको रिवॉर्ड एक ही रिवॉर्ड करना, तो वो उसी हिसाब से काम करेंगे। अगर आप ई वाले को जो बोलता है मुझे बस पास होना है, और आप उसको ए वाले के साथ डाल देंगे, तो वो तो ए वाला तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा, और ई वाला तो बस एकदम चलो सही है। पास ही तो होना है। सही है। तो जो मैं समझाऊं कि आ, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेंसी है उसके हिसाब से लोगों को रिवॉर्ड आएगा एट द एंड ऑफ द डे, वेरिएंस भी पढ़नी चाहिए। तो तुम ये कह रहे हो कि जो
एक ही तरह रिवॉर्ड के एक ही तरह सिस्टम को एक ग्रुप पे कर दो और जो वेरिएंस जिनकी दूसरी को दूसरे ग्रुप पे कर दो, ये हम्म। सही है। ओके, ये थी रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक है ना। ये जो अभी हमने गोल सेटिंग थ्योरी की है और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की है, ये सारा सारा जो है बंदा अपने में किस तरह सोचता है या बंदा गोल्स के बारे में किस तरह सोचता है। कीवर्ड सोचना है, तो एक कॉग्निटिव के अंदर आता है, सोचना वाली बात हो रही है, सही है। सही हो। अब हम आखिरी थ्योरी की तरफ पढ़ेंगे, जो इक्विटी थ्योरी, जो एडम्स ने दी थी। इक्विटी थ्योरी तुम समझते हो यार, ये इक्विटी का लफ्ज इक्वल मिलता है, बिल्कुल इक्वल मिलता है, तो हम इक्वलनेस की बात करेंगे। इक्विटी थ्योरी क्या है बेसिकली, जब तुम कंपनी के अंदर काम करते हो, डू यू फील कि तुम्हारा जो इनपुट है आउटपुट के बराबर है कि नहीं। इफ यू फील के बराबर है तो इक्विटी है। इफ यू फील के कोई ना कोई बराबर नहीं है, भले तुम्हें पैसे ज्यादा मिल रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि यार मुझे काम के उससे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं नाजायज, या तुम्हें लगता है कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके बेस पे पैसे मुझे कम मिल रहे हैं, व्हाटएवर द केस, इक्विटी पे नहीं होगी। तो हमारा आइडिया है कि इनपुट इज इक्वल टू एग्जैक्ट आउटपुट हमें करना है। तो दैट्स इक्विटी। अब देखते हैं कि इस थ्योरी के बारे में और क्या क्या डिटेल्स है। हमें इतना पता है कि जब इनइक्विटी होती है ना, बंदा जो है डीमोटिवेटेड होता है, ठीक है। तो हमें इक्विटी लानी तो है। अच्छा, अब जब इनइक्विटी होती है तो फिर क्या होता है। आर्टिकल तुम्हें नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ो, ठीक है ना, इसको हम स्किप कर सकते हैं। लेकिन बेसिक में होता क्या है कि एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है ना, इस एक्सपेरिमेंट से बाहर। एग्जाम्पल, एक बंदा जो है टिकटॉक टिकटॉक बना रहा है, ठीक है ना, इज मेकिंग टिकटॉक, ठीक है ना, वो उसपे वो डांस कर रहा है, वो नेट पे वायरल हो गए, ठीक है ना। अब वो नेट पे वायरल होते ही किसी चैनल में अपलोड हो जाता है, ठीक है, अभी तक कोई मसला नहीं। मसला जब आएगा जब टिकटॉक वाले ने अपने वीडियो को क्या समझ के अपलोड किया होगा, और लोग फील्स के मैं अच्छा नाच रहा हूँ, बट लोग उसके ऊपर बुरे कॉमेंट्स दे रहे हैं। मसला आ गया, ठीक है। अब मसला कोई ना कोई हल तो निकलना है, आप आवाम को चुप नहीं करवा सकते। अब बंदा क्या करेगा, बंदा दो चीज करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं बेकार नाचता हूँ, मुझे बेहतर सीखना चाहिए, एक ये सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन क्या है, ये जो जो दे डोंट अप्रिशिएट रियल टैलेंट, ये मुझसे ज्यादा होते हैं, ये दो ना कोई दोनों में से कोई ना कोई वो आएगा रिस्पॉन्स। तो इसी तरीके से फर्ज करो इक्विटी के ऊपर बात करते हैं। बंदे का परसेप्शन ये कि मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, और बंदे का परसेप्शन ये कि मुझे बहुत ज्यादा काम करने पे बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, सेम लाइक द टिकटॉक वीडियो, अच्छा नाचता हूँ बहुत ज्यादा लाइक मिलेंगे। और देन रियलिटी, ठीक है ना, होता है कि असल में जो काम है उसको बहुत कम है, और उसके बेस पे उसका जो असल आउटपुट है ना वो इतना आएगा। मसला बताऊं कब आता है, जब बंदा जो है ना अपना एक्चुअल नहीं देखता, परसीव देखता है। परसीव क्योंकि आउटपुट। अगर बंदा यहाँ पे अटका हुआ है ना, परसीव अपने हिसाब से मैंने इनपुट किस तरह किया वो देखता है, रादर देन एक्चुअल इनपुट। क्योंकि अब से अपने हिसाब से सही काम कर रहा होगा, नहीं कंपनी के हिसाब से असल में इतना कर रहा है ना वो। सही। तो फिर उसको सैलरी कितनी मिलेगी, इतनी वाली, ऊपर वाली, क्या बात है। ये वाली ना, सही। एक्चुअल वाली। अब मसला क्या होता है, अगर बंदा यहाँ अटक गया ना, इसको सैलरी तो मिलेगी तो देगी। बंदा जब यहाँ अटक गया तो उसको दो चुनाव होगा, या तो मान ले कि हाँ यार मैं वाकई इतना काम कर रहा था और आपने जो मुझे इतने पैसे दिए वो जायज पैसे दें, एक ही ऑप्शन है कि बंदा मान ले हाँ यार मैं वाकई काम नहीं करता। एक ये तरीका है। दूसरा एक तरीका क्या होगा, बंदा जो है ना कंपनी से लड़ाना शुरू हो जाए कि बस मुझे कम पैसे दे रहे हो। दो 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 आउटकम्स है। तो इनइक्विटी के अंदर जब इनइक्विटी होती है तो बंदा या तो गलती मान लेता है, मतलब खुद बैक डाउन हो जाता है, या बंदा जो है दूसरे को बैक डाउन करने की कोशिश करता है, या तो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है या तो कंपनी को ठीक करने की कोशिश करता है। ये होने वाला होता है, मतलब या तो मैं गलत हूँ या तो तुम गलत हो, ठीक है ना। तो टीम में
बेसिकली दो तरीके हैं जहाँ पे आप वापस इक्विटी ला सकते हो। ये समझ में आया एक्सप्लेनेशन? सही से नहीं है। ओके, फर्स्ट करो इनइक्विटी क्या हो सकती है कि जो तुम इनपुट करो ना, एफर्ट डालो सीआई के लिए, तुम्हारे मतलब दिमाग में कोई ना बेसिकली कोई कि एक्सपीरियंस बना होगा, मैं ऐसे ही जितने है। एफर्ट्स डालूं उतना मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा। हाँ, फर्स्ट करो नहीं मिला, अब तुम दो तरीके हैं, क्या वो दो रिस्पॉन्सेस, तो सीआई के ऊपर वो चेक करो, यही है। रीचेक करो, हाँ। ठीक है, उसका क्या मतलब है, अपने आप को गलत नहीं किया तुमने, उसको गलत बोला, सीआई। आउटपुट देने वाले को बोला, यही है। हम्म। दूसरा तुम रिस्पॉन्स क्या दे सकते हो, हाँ यार मैंने वाकई मेहनत नहीं की थी, जो मुझे ग्रेड गया, अपने आप को गलत कहोगे। मतलब ये इनइक्विटी जो आई हुई है ना, इसको तुम किसी ना किसी तरह सॉल्व करना है, तुम्हें अपना दिमाग किसी ना किसी तरह से सकून आना है। सकून में किस तरह लागोगे, या तो सीएम को गलत बोलना शुरू कर दोगे या अपने आप को बोलोगे, दोनों तरीके से वापस आ जाएगी। दोनों तरफ से क्या होगी? दोनों तरीके से क्या इक्विटी वापस आ जाएगी? ना। हाँ, दोबारा रिपीट करना, आंसर क्या था? हेलो। आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, तो इक्विटी आएगी कि नहीं आएगी? अगर देखने वाला, अगर मैं उनको बोलूं कि उन्होंने गलत मुझे ग्रेड दिया, तो हाँ उस तरह से आ सकती है। अगर मैं उनको और अगर जैसे तुम बोलो कि हाँ ये मैं गलत था, तो नहीं आ सकती। नहीं जब तक मैं गलत था तो फिर भी आएगी, क्यों? क्योंकि देन यू हैव एक्सेप्टेड द आउटपुट, यही है ना। हाँ हाँ सही। अच्छा हाँ सही है। वो जो आउटपुट होगा वो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, सही। वरना पहले जो मैंने जिसको परसेप्शन बनाया था कि मुझे वो उतना आउटपुट मिलेगा, वो नहीं मिला, तो सही। सही, तो इक्विटी दोनों तरीके से आगे जब डिस्क्रिपेंसी हो। अच्छा, ये दो तरीके हमने समझ गए। अब कंपनीज के अंदर एक्चुअल इनइक्विटी किस तरीके से आ सकती है, मैंने बताया था कि या तो तुम्हें पैसे ज्यादा मिल होंगे काम करने पर, तुम्हें पैसे कम मिलेंगे काम करने पर, ठीक है ना, एज इन यू आर अंडरपेड, जो मेजोरिटी ऑफ द केसेस होता है। या तो तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे पैसे मिल होंगे, जो बहुत कम होता है। अंडरपेड, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पैसे कम मिल रहे हैं, तो हमारे एग्जाम्पल के साथ तो तुम बॉस के पास जाओगे, बोलोगे भाई पैसे क्यों नहीं बढ़ा रहे, क्या मसला है, वही हम सीआई को रीचेक के लिए पर भेजेंगे, वही सीन है, क्यों नहीं बढ़ा रहे, पैसे बढ़ाओ, ये करोगे। या तुम क्या करोगे, तुम जानबूझ के अपना काम खुद कम कर दोगे, मैं एफर्ट नहीं, पैसे कम मिले ना, बॉस करता मैं खुद जानबूझ के अपना काम कर वो एफर्ट डालूंगा। या तो तुम खुद कम एफर्ट डालना शुरू कर, क्या होगा, तुम बोलोगे यार बाकी तो लोग हैं यहाँ में जिनको पैसे मिलते ही नहीं है, तो मैं खुद ही हूँ, इतने पैसे मिल रहे हैं, तो just gonna accept the salary, ठीक है ना, by comparison of with a lower status. तो basically you are do something with yourself, you do something with that person who is giving you the output. Underpayment में ये होगा, overpayment में भी यही, तो तुम्हें हद से ज्यादा तुम समझते बॉस इतने पैसे की जरूरत नहीं है, कम कर दो खा। या तो तुम आउटपुट के सोर्स के पास जाओ, या तो तुम क्या करोगे, तुम बॉस को कुछ नहीं बोलोगे, एंड तुम अपने साथ कुछ करोगे कि तुम करोगे यार दुनिया में बहुत सा फजूल, मैं तो उनके मुकाबले नहीं हूँ, तो जो मुझे पैसे मिले वो जायज पैसे मिले। You're gonna compare yourself with someone who is higher up you, या who is getting more money than you, तो तुम समझो जो मुझे पैसे मिले वो जायज मिले। बेसिकली क्या तुम ये इनइक्विटी आ रही ना कि इनइक्विटी, अबे यार इनइक्विटी, इसको तुम हल करो किसी ना किसी तरह, दैट्स द आइडिया, क्योंकि इनइक्विटी किसी से बर्दाश्त नहीं होती। सही। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट, राइट, क्या जो एडम्सन, ये थ्योरेटिकल है, ये दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एंटीग्विटी का शिकार और सब के खिलाफ खड़े होते हैं। सो यस, देयर इज वन एग्जांपल, यार जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था तो 2011 था, 15 में आई थिंक, 15 में और 19 में हुआ था शायद, आई गेस 19 के अंदर
वर्ल्ड कप हुआ था, मेल का वर्ल्ड कप शायद आखिर 2018 में हुआ था भारत। द थिंग फुटबॉल टीम है ना, वो वर्ल्ड चैंपियन है, 5 दफा वो वर्ल्ड कप जीती है, फीमेल्स टीम अमेरिका की। मेल्स फुटबॉल टीम, फुटबॉल टीम बहुत बेकार परफॉर्म कर, फीमेल फुटबॉल टीम दुनिया के नंबर 1 है फीमेल्स में से। तो मसला ये है कि भाई इन्होंने तुम क्या कि मेल फुटबॉल है ना, वो वर्ल्ड कप जीते भी नहीं है, लेकिन उनकी तनख्वाह हमेशा औरतों से ज्यादा है। और फीमेल फुटबॉल प्लेयर 5 दफा वर्ल्ड चैंपियन बने, उनकी कुछ भी नहीं उनका मुकाबला। और उनको गुस्सा आ गया कि भाई हम आपसे ज्यादा ट्रॉफी जीत, हमने मुल्क का नाम ज्यादा मशहूर किया हुआ है, हमें उनसे कम पैसे क्यों मिल रहे हैं? फिर या तो उनके बराबर पैसे करो या हमारे पैसे बढ़ाओ। मतलब ये प्योर क्लास ऑफ इक्विटी वाला सीन है, कौन सा अंडर पेमेंट है। तो दे क्या हुआ कि वो प्रोटेस्ट करना शुरू किया, ठीक वो 12 जो भी है। तो व्हाट जो मैं बता रहा हूँ कि इन एक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एप्लीकेशन है इन रियल वर्ल्ड, ठीक है ना। तो इदारे के अंदर कंपनी शुड डू इज एप्लीकेबल किस तरह के, द कंपनी शुड ट्राई टू मिनिमाइज इनइक्विटी, द कंपनी शुड मेक श्योर बंदे को जो एटलीस्ट सेम लेवल के हैं। फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर में तुम्हारे पोजीशन के 10 बंदे हो गए, यू शुड फील के यार जो मैं जिस पोजीशन पे हूँ सैलरी में दूसरे बंदे बराबर बंदे को मिलनी चाहिए। हम एक ही पोजीशन के वो उसको 5,000 ज्यादा क्यों मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंपनी शुड एक ही लेवल के लोग को एक ही लेवल ऑफ सैलरी मिले। नंबर 2, द कंपनी श्योर के जितनी बंदे की इनपुट लगेगी उतनी ज्यादा बंदे को रिवॉर्ड दिए, ठीक है। दैट्स द एप्लीकेशन। तो बेसिकली फेयर इज इट होल्डिंग या रिडक्शन, डू यू फील कि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर कंसिडर किया है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि एडम्स जो साहब है ना, वो मोटिवेशन को पूरा का पूरा इक्विटी के साथ समझाते हैं, बाकी सब चीजें साइड पे, सब कुछ इक्वल, कुछ जबरदस्त है। आई वुड से एंड आई एम श्योर यू वुड फील के नहीं, ऐसा नहीं है। पेमेंट के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे तुमने बोला वर्क एनवायरनमेंट, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, वो भी फैक्टर्स बंदे को डिमोटिवेट करते हैं। सिर्फ इक्विटी का गेम नहीं है। इफ यू फील दैट वे, देखिए बंदे की थ्योरी रिलैक्स्ड है। इज इट इंडिविजुअल सिचुएशनल? इट इज कंप्लीटली अप इंडिविजुअल, क्योंकि इट ऑल कम्स डाउन टू बंदे की परसेप्शन क्या है। उसके परसेप्शन में उसको ज्यादा मिलना चाहिए या उसके परसेप्शन में उसको सही मिला है, ये सारा परसेप्शन का गेम है। तो इट इज द इंडिविजुअल फैक्टर। क्या होता है इंडिविजुअल सिचुएशनल, नेचर नर्चर का पॉइंट नहीं है, फ्री विल डिटरमिनिस्टिक का पॉइंट नहीं है, रिडक्शन का पॉइंट आ गया, एप्लीकेशन का पॉइंट आ गया। कल्चर बायस, क्या इनइक्विटी का कॉन्सेप्ट हर कल्चर का एप्लीकेबल है? यस, हर कल्चर एप्लीकेबल है, क्योंकि दुनिया के अंदर, ठीक है ना, देयर मेनी इंस्टेंसेस खास तौर पे इन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे फीमेल्स आर अंडरपेड, ठीक है ना, फीमेल्स को बहुत कम पैसे दिए जा रहे थे फॉर डूइंग कंपनीज। So you can say कि this concept of inequity is applicable universally. So it is not culture bias. So thus Adams की TCI के अंदर में क्या बताना होगा? inequity motivation, equity होगी मोटिवेशन। तो अगर inequity होगी तो बंदा किस तरह equity मेंटेन करेगा? या तो अपने आप को गलत बोलेगा, तो मेरा रिवॉर्ड सही है। तो जो भी हो, इनएक्टिव होगी तो अपनी तरफ से कोशिश करोगे कि एक्विटी वापस आ जाए, सही है। यू कैन यूज अदर रिसर्चेस, अगर तुम फुटबॉल वाले एग्जांपल से खुश नहीं है, ठीक है, तो यू कैन यूज अदर एग्जांपल्स कि देखो एक्विटी क्या है, शायद एग्जिस्ट करती है, दुनिया में नहीं करती। क्या हुआ? अगर इनपुट हो, मतलब जैसे परसीव्ड इनपुट है वैसा ही इनपुट असल में भी है, और लेकिन यस, आउटपुट जो है फिर भी कम है, फिर फिर इनइक्विटी है, अंडर पेमेंट, अंडर पेड होती है, पैसे कम मिल रहा है, अंडर पेमेंट। अच्छा, और अच्छा फिर इसको उल्टा कर दें तो ओवर पेमेंट हो जाएगा। ओवर पेमेंट डिमोटिवेट करती है। तुम्हें लगेगा कि नहीं करेगी, तुम कहोगे कि यार
पैसे फेयर मिल जाए बड़ी बात है, ओवर पेमेंट मिल जाए क्या बात है, लेकिन पीपल फील दैट वे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या नाम है उसका यार, वो क्या नाम है, कौन सा सीईओ, एक सीईओ ने अपनी तनख्वाह जो है ना पूरे साल की $1 रखी हुई है। आई थिंक वो जैक वेल्च है, ये कौन सा सीईओ है, या तो जैक वेल्च वाला बंदा है, जो भी है, उसने सालाना तनख्वाह $1 रखी है, क्योंकि वो कहता है कि भाई मुझे इतने पैसे की जरूरत नहीं, सारा का सारा काम तो एम्प्लॉइज कर, मैं तो आता हूँ साइन करके चले जाता हूँ, तो कह रहे $1 काफी है पूरे साल के लिए। तो शायद लोग जो समझते हैं कि मुझे इतने पैसे की जरूरत नहीं। तो अपना मतलब जिंदा कैसे रहता है? अमीर है। हाँ, अमीर लोग ऐसे ही उनको ही काटते हैं, सही चल। तो यस दैट्स इट। अच्छा, एक सवाल जो रहता था, जो मैंने कहा था कि आप कंप्लीट करेंगे जब पूरा सेक्शन है, ये डिबेट है भाई कि मैनेजर जो है ना, मैनेजर साहब, उनको इन बंदों को मोटिवेट करने के ना सिर्फ और सिर्फ क्लियर गोल्स की जरूरत है, बाकी सब चीजें साइड पे। डू यू अग्री या डिसअग्री? तुम्हें अग्री भी करना होगा और डिसअग्री भी करना होगा। ये पेपर 4 का सवाल है, मैं तुम्हें दिखाया तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कोई भी पेपर 4 खोलोगे ना, उसके 3 सेक्शन हैं। पेपर 3 की नहीं, पेपर 4। पेपर 4 के ना सेक्शन नंबर ए है, पेपर 4 के ना सेक्शन नंबर बी है, और पेपर 4 का सेक्शन नंबर सी। सेक्शन ए के अंदर आप दोनों फील्ड के सवाल करोगे, सॉरी, दोनों फील्ड के सवाल करोगे। आप हेल्थ भी करोगे, आप हेल्थ भी करोगे और ऑर्गेनाइजेशन करोगे, दोनों के दोनों। तो तुम्हारा जो सवाल बनता है सेक्शन 4 के अंदर, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 100% करने, क्यों? सेक्शन ए के अंदर कोई चॉइस नहीं है यहाँ लिखा हुआ, ऑल पार्ट्स, ठीक है ना, ये ऑल आंसर 2 क्वेश्चंस। सेक्शन बी में हाउ एवर चॉइस है लिखा हुआ, एक क्वेश्चन करोगे यहां से। अब तुम्हारा एक हेल्थ का हो सकता है, एक क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। हेल्थ सेक्शन वाला बी क्या कैसे करूँगा मैं? है? हेल्थ वाला कैसे करूँगा? तुम्हारा दूसरा ऑप्शन हेल्थ है ना। मतलब अगर साइकोलॉजी एंड एबनॉर्मेलिटी आ जाए कैसे करूँगा? ये रहा ऊपर 5 है। 4 ऑप्शन दिया, हमेशा 4 ऑप्शन होते हैं। समझा नहीं, ये पेपर कैसे करना सिर्फ होता है? यार, तुम्हारा जो पेपर दिया जाएगा ना, पूरे कराची के बच्चों को दिया जाएगा ना, ये पूरे पाकिस्तान के बच्चों को दिया जाएगा ना। हम्म। अब क्या पूरे कराची के बच्चे ऐसे भी होंगे जो अब नॉर्मल पढ़ होंगे, कुछ कराची के ऐसे बच्चे होंगे जो हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसे कंज्यूमर वाले पढ़ होंगे। तो वो कहते हैं भाई, जो बच्चा जो पढ़ रहा ना, सवाल अटेम्प्ट करे। तो अगर तुम कंज्यूमर नहीं पढ़ते, उसको छोड़ दो, ये तुम्हारे काम का नहीं है। लाइक वाइज ऊपर वाला, ऊपर कंज्यूमर का सवाल है, उसको छोड़, तुम्हारे काम का नहीं है उसके। अच्छा, ऊपर सेक्शन है दिखाएगा, इसका मतलब मुझे जो ये करने हैं सेक्शन, मेरे कौन से? तुम्हारा ऑप्शन कौन सा? हेल्थ और ये साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है ऑर्गेनाइजेशन। ना। अच्छा, हमेशा याद था, हेल्थ इज ऑलवेज द थर्ड लास्ट, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज द लास्ट, ठीक है ना। तो इसको तुम स्किप कर दोगे, इसको तुम स्किप कर दोगे, ठीक है। तुम्हारा जो काम का मतलब है ना, क्वेश्चन 3 से शुरू कर, थर्ड लास्ट, एंड क्वेश्चन 4 से शुरू कर, लास्ट। ये तुम्हारे 2 सवाल करने हैं, सही है। और 2 सवाल करने का मतलब एक ये वाला करोगे, एक ये वाला करोगे। सेक्शन ए की बात करो, सेक्शन बी में भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एबनॉर्मल, ह्यूमर, हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ऊपर दिया था। यहाँ पे फर्क क्या है? यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डूइंग दोनों के दोनों सेक्शन, वो ऑप्शन, तुम एक ऑप्शन करोगे। तुम एक हेल्थ का कर सकते हो या एक ऑर्गेनाइजेशन का कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, करना तुम्हें एक ही है। सेक्शन बी सारा का सारा गेम क्या है यहाँ पे, एक्सपैंड वाला से, जो तुम्हारा पेपर 2 में होता था, याद है? पेपर 2 में अभी जो होगा, साइकोलॉजी एंड हेल्थ, अच्छा सही। जो तुम्हारा एएस के पेपर 2 में होता है ना, याद है? हम्म। वही सीन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ा एडवांस है, लेकिन यहाँ पे डिजाइन एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, ये वाले सवाल है, ये कहाँ से है? यहाँ पे डिजाइन एक्सपेरिमेंट तो नहीं करना। जो डिबेट सीन होता है ना, वो सेक्शन सी के अंदर आता है। और जस्ट लाइक सेक्शन बी, तुम्हें दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन करना पड़ेगा। सेक्शन सी में भी तुम्हें दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन करना पड़ेगा। यू,
के अंदर, तुम हेल्थ सेक्शन सी के अंदर भी कर सकते हो। तुम दो ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन सी, तुम हेल्थ सॉरी ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन बी भी कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें सेक्शन बी में हेल्थ करना पड़ेगा फिर सी में ऑर्गेनाइजेशन करो, क्योंकि तुम्हें पिछले हेल्थ चूज कर दिया, ऐसा नहीं, दोनों ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, तो डजंट मैटर। लेकिन सारा का सारा सेक्शन सी इज अबाउट द डिबेट, ये डिबेट है, ये डिबेट है। तो ये सवाल भी एक डिबेट क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरे पेपर से। डिबेट क्वेश्चन का क्या सीन है, 12 मार्क का होगा, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें 5 पैराग्राफ देते हैं, 2 पैराग्राफ जो टॉपिक को सपोर्ट करते हैं कि हाँ कि यार क्लियर गोल्स काफी हैं, बाकी सब चीजें बाहर डालो। 2 पैराग्राफ है इसको सपोर्टिंग, और 2 पैराग्राफ अगेंस्ट लिखते हैं कि नहीं यार क्लियर गोल्स के अलावा बाकी भी चीजें चाहिए होती है। ये 4 पैराग्राफ हो गए, 2 सपोर्ट 2 अगेंस्ट। जो 5वां पैराग्राफ हो गया ना, वो होगा कंक्लूजन पैराग्राफ। कंक्लूजन पैराग्राफ में अभी तुमसे नहीं दिखवा रहा, उसका थोड़ा अलग सीन है। तो राइट नाउ मुझे तुमसे 2 पॉइंट चाहिए जिसके अंदर तुम स्टेटमेंट का सपोर्ट करोगे, और तुम्हारे 2 पॉइंट चाहिए जो तुम स्टेटमेंट के खिलाफ जाओगे। तो तुम्हारे 2 स्टेटमेंट्स क्या होंगे जो उसको सपोर्ट करोगे तुम, कि क्लियर गोल्स आर इनफ? ये बहुत मुश्किल है, ये जो भी आपने भी समझाया है। अच्छा, आसान किस तरह कर सकते हो बताओ? ये मतलब आप मुझे बोलेंगे, मुझे इसको सपोर्ट तो करना है, लेकिन सपोर्ट किस उस पे करना है, किस बेसिस पे करना है? कि तुम अपना रीजन देना है कि यस दिस इज करेक्ट, मैंने नीड टू सेट क्लियर गोल्स। बिना कोई रीजन हो। अगर इसको सपोर्ट करना है तो हाँ, जैसे गोल सेटिंग थ्योरी में भी हमने पढ़ा था, तो उसमें अगर हमारे पास 4CF वाला जैसे मॉडल था, अगर हमारे पास हम उस पे उस मॉडल को अगर हम फोकस करें तो हमारे अच्छे से बहुत अच्छे जो है ना गोल्स हम सेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अचीवेबल भी होता है। हम बेसिकली अपने गोल्स को स्केल कर सकते हैं उस पर। तो जबरदस्त। हम एक वो तो सही हो जाएगा। फिर उसके अलावा दूसरा कौन सा था? दूसरा पॉइंट क्या गए सही के दूसरा पॉइंट हमने कौन कौन सी कि पढ़ी थी? गोल सेटिंग पढ़ी थी, इक्विटी एक्सपेक्टेंसी वाली। पड़ी थी और इक्विटी पड़ी थी। हाँ, अब अगर हमें सेट क्लियर गोल्स, इक्विटी वाली क्लियर गोल्स पे तो नहीं आती, उसमें एक्सपेक्टेंसी नहीं, वाली आ सकती है। रूम की थी ना एक्सपेक्टेंसी वाली? नहीं, VI सही, खैर। यस तो रूम की वाली एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी रूम की थी, अच्छा ठीक है। तो रूम की जैसे थ्योरी में अगर हम अपने गोल्स को एक्सपेक्टेंसी अगर हम इतनी रखें जो अचीवेबल हो, और उसके हम रिवॉर्ड बहुत ट्रांसपेरेंट रखें कि हमारे सामने अगर रिवॉर्ड है कि मैं अगर इतना मैं ये अचीव करता हूँ तो मुझे, जैसे अगर कॉल सेंटर में अगर मैं दिन की 100 कॉल्स करता हूँ तो मुझे उस पर उसी दिन उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट अगर एक रिवॉर्ड हो उसका, कि मुझे 5000 कैश उसी दिन मिल जाएगा, तो अगर तो फिर मेरी एक्सपेक्ट वो एक मोटिवेशन जो है, क्योंकि एक सामने मेरे क्लियर गोल होगा, तो मेरी एक जो है मोटिवेशन ज़्यादा हो जाएगी उस टारगेट को अचीव करने के लिए। सही है। तो ये क्या कहते हैं, ये अगेंस्ट जा रहा है कि नहीं नहीं, नहीं, क्लियर गोल के अलावा भी कोई ना कोई चीज होती है, सपोर्ट में जा रहा है? ये सपोर्ट में जा रहा था ये तो। नहीं, ये तो अगेंस्ट में जा रहा है, क्योंकि तुम एक्सपेक्टेंसी कोई और फैक्टर आ गया ना। एक्सपेक्टेंसी क्या बना? एक्सपेक्टेंसी एंड फेयरनेस जो तुमने बोला, ट्रांसपेरेंसी जो इंस्ट्रूमेंटेड कंपोनेंट है। हाँ, तो मतलब एक्सपेक्टेंसी अगर जैसे है, अगर मुझे किसी वर्क ऑर्गेनाइजेशन में अगर बोलता है कि मुझे दिन की 100 कॉल करनी है, और मैं वो करता हूँ, और मुझे एक, मेरे सामने एक ट्रांसपेरेंट रिवॉर्ड है, मुझे वो मिलता है, तो मैं उससे मेरी जो है मोटिवेशन ज़्यादा हो जाएगी। उससे जो तुम्हारी है क्या चीज?
सो मोटिवेशन राइज होगी ना। देखो एक मिनट यार, अच्छा तुम अपना स्टेटमेंट ना याद रखना, क्योंकि तुम मुझे बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो लॉ एंड लेथम का जो कॉन्सेप्ट होता है फोर्स एफ, ठीक है ना, वो मैंने याद किया। यहाँ पे तुम इस्तेमाल करना, तुमने बोला कि भाई क्लियर रिवॉर्ड का इस्तेमाल किया, उसके साथ साथ तुमने एक्सपेक्टेंसी का इस्तेमाल किया। ये रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है ना, यहाँ पे गोल का तो मेंशन नहीं है, यहाँ पे रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी का मेंशन है, राइट। तो डू यू थिंक कि ये इसके टॉपिक के खिलाफ जा रहा है? जा रहा है? हाँ सही। तो बेसिकली सपोर्ट के अंदर लॉक एंड लेता आ गया, अगेंस्ट के अंदर ब्रूम साहब आ गया। तुम जो है इक्विटी वाला जो थ्री एडम्स का, वो भी अगेंस्ट में वो डाल भी सकते कि अगेंस्ट नहीं नहीं यार आएंगे, तो इसके देखो। फेवर में दो कैसे आएंगे? हाँ, जबरदस्त। तो उसके फेवर में दूसरा पॉइंट कौन भाई यहाँ पे आ सकता है, वो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। ये जो है रिसर्च, लोड की रिसर्च है कि नहीं, क्लियर गोल्स इज इम्पोर्टेंट टू, क्या कहते हैं, मोटिवेट एम्प्लॉइज एज Lord 1980 bracket 1989 conducted a study in which he found that the group who was given a was able to do their task productively, and the group that was not given the specific goal, as in do your best, was not able to do their task productively, hence proving that clear goals is essential in not only motivating employees but also making them workers. अच्छा, मुझे ये वाली जो स्लाइड है ना, ये वाली व्हाट्सएप कर देगी अभी, जो थी ये जिसमें दूसरा पॉइंट था। ये वाली, हाँ ये तुम्हारा स्लाइड में है, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट नहीं भेजा क्या, स्लाइड शो? अच्छा, ये नहीं भेजा, पूरी फाइल नहीं भेजी वाली? नहीं वो उस वक्त खुल नहीं रही थी मेरे पास, मैंने उस वक्त दोबारा चेक नहीं किया था, वो मेरे पास खुल नहीं रही थी। खुल नहीं रही तो बता दे, मैं दुआ पे और क्या भी भेज देता है यार। तो तुम्हारा काम क्या है कि चार डिफरेंट पैराग्राफ बनाओगे, ठीक है, दो सपोर्टिंग टू अगेंस्ट, एंड बेसिकली तुम अपना आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट करना कि हाउ इज यू नो clear goals motivating for employees and how are other factors other than clear goals motivating for employees. तो बेसिकली तुम्हारे पास चार बंदों के रिसर्च है जो चार अलग अलग बातें कर रहे हैं, दो आगे से जा रहे हैं, तो तुम्हारे पास चार अलग पैराग्राफ बनेंगे। या तो दैट्स हाउ यू डू अ डिबेट क्वेश्चन इन सेंस, ठीक है ना। बस एक पैराग्राफ लेते कंक्लूजन वाला है। तो लेट्स गो बैक टू पिक्चर, ठीक है ना, ये स्लाइड में भेज दी मैंने। तो पिक्चर सीन ये कि भाई तुम्हारे पास 2 पॉइंट सपोर्ट के, 2 पॉइंट अगेंस्ट के आगे, ठीक है ना। 12 मार्क का सवाल, 12 मार्क का सवाल कहता है कि भाई आखिर में एक कंक्लूजन में होना चाहिए। तो कंक्लूजन चीजें याद करनी पड़ेगी। कंक्लूजन के अंदर आप हरगिज नहीं लाओगे, क्योंकि फड्डा सुलझाना ना, आप नया पॉइंट लाओगे नहीं, वरना बात बढ़ जाएगी। तो नया पॉइंट लाना नहीं है, आपने पुराने प्रीवियस पॉइंट जो आपने ऊपर लिखे हैं वो भी रिपीट नहीं करना है। क्यों? तो दोबारा फड्डा शुरू हो जाएगा। फिर आपने करना क्या है, आपने न्यूट्रल रहना और इस न्यूट्रल रखना है, जहां पे आप तुम बोलोगे क्लियर गोल्स भी चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे एस्पेक्ट है वो भी सही है। अब ये कैसे बोलोगे तुम? हमेशा याद रखो डिबेट क्वेश्चन आपको न्यूट्रल रहना है, यू साइड विद वन साइड। भले तुम्हें दिल में सही लगे कि यार नहीं बाकायदा रूम बाकी सही है, लेकिन सीआई के आवाज से तुम्हें न्यूट्रल रहना है। तो तुम क्या लिखोगे, इसका शॉर्टकट है, ये वाला इसके आप लिखवा कुछ के। लफ्ज होते, हाँ कुछ लफ्ज होते हैं जो तुम्हारा पूरा पूरा का पूरा जो आर्ग्यूमेंट है ना न्यूट्रल बना देंगे। इट डिपेंड्स, ये फ्रेज सुना है तुमने, इट डिपेंड्स, इससे तुम न्यूट्रल बन जाओगे। तो इस क्या क्वेश्चन के वजह से मैं एक कंक्लूजन पॉइंट किस तरह लिखूंगा, क्लियर गोल्स आर इफेक्टिव इन मोटिवेटिंग employees, but it also depends, yeah, it depends, but it also depends on the
क्या कहते हैं, नेचर ऑफ द टास्क, company should also make use of other motivating factors. यहाँ पे मैंने दूसरे फैक्टर्स बात कर दी। अच्छा, along with clear goals, मैंने बोला कि दूसरे मोटिवेटिंग फैक्टर्स भी इस्तेमाल, लेकिन so that they ensure motivating of employees using multiple क्या कहते हैं, so that they ensure multiple क्या टेक्निक। मैं बोला क्लियर गोल्स फॉर इफेक्टिव मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, सही है। अच्छा, फुल स्टॉप कर दूं, यहाँ पे मसला है। तो मैंने बोला लेकिन 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 इट डिपेंड्स ऑन किस तरीके का आप काम देते हो, ठीक है, नेचर ऑफ द टास्क पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स में मैंने आपको बचा दिया। ये भी बोला कि भाई कंपनीज को ना दूसरे एस्पेक्ट्स को भी कंसिडरेशन में रहना चाहिए, लेकिन इनको ना मिला दो। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि आप जब दोनों या सर मिला के बंदे के ऊपर अप्लाई करोगे, आप एक तरीके से एम्प्लॉय का मल्टीपल एंगल से एम्प्लॉय मोटिवेट करो, जो और फायदेमंद है रादर देन टेक्निक, सही है। तो इससे मैंने क्या बोला, ना तो ये 100% ये है, ना तो 100% भी सही है। सही क्या होगा, दोनों को आप मिला करो, इससे भी खुश हो गए, हाँ यार हाँ, और ये भी खुश हो गया, ये ऐसा कंक्लूजन होगा, सही है। सही हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क्स जहाँ पे तो आप डाले यस, हैं तो इसका नाम लिख दिएगा। तो ये बड़ा ये डेमोक्रेटिक आंसर देना मुश्किल होता है। यस यस यस, यू हैव टू डेमोक्रेटिक। तो दिस इज गोना बी योर होमवर्क फॉर टुडे along with the questions जो हमने evaluation हुआ तुम्हारा रह गया था। तो मैं यहाँ तक आज रोक रहा हूँ, ठीक है ना। मैं तुम्हारा स्लाइड ईमेल कर दी है, कुछ सवाल क्लैरिफाई, कुछ क्लियर करना, पूछना। नहीं, अच्छा ये जो है जब ये वाला जो है क्वेश्चन, ये वाला क्या पेपर 4 का है, किसका है ये? 4 सेक्शन सी, पेपर 4 सेक्शन सी, पेपर 4 सेक्शन सी। सही है। कुछ चीज क्लैरिफाई करना। नहीं, पता नहीं है, आ जाएगा। ठीक है, देखो कोई कंफ्यूजन होगी तो वॉइस नोट से मुझसे पूछ लेना, सही है। ये ठीक है, कुछ पूछना होगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है ना। फीस के वजह से क्या था, लाइक do I send you my bank account details or what? तो ठीक है, अभी तो हमारा अभी मंथ स्टार्ट हुआ है, तो जब हमारा मंथ एंड होगा तब आप मुझे भेज दीजिएगा। सही है, मंथ के एंड में भेजना। मुझे मंथ के एंड में भेज दीजिएगा मैं आपको, या अगर आप पास में ही होते तो मैं आपको देने भी आ सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि फिर वहाँ पे टैक्स इश्यूज ठीक है ना। ओके, व्हाटएवर यू कंफर्टेबल विद, लेकिन मुझे तुम्हारा होमवर्क तो लाजमी चाहिए। हाँ हाँ, वो मैं कर दूँगा इंशाल्लाह। ऑलराइट, आई एम गोना साइन ऑफ नाउ, सही है। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।